जय श्री राम, जय जय श्री राम। कक्षा 12वीं भौतिकी, ठीक है। छेरी चराएंगे लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ को फिजिक्स सिखाएंगे। अच्छा, आज छत्तीसगढ़ बोर्ड में 20 साल से आया प्रश्न, छत्तीसगढ़ बोर्ड में 20 साल से आया प्रश्न, बोले तो ऑनलाइन परीक्षा बोध या परीक्षा सार, बोले तो ऑनलाइन परीक्षा बोध या परीक्षा सार, क्योंकि हम जानते हैं कुछ साल बाद ऑनलाइन ही पढ़ाई होगा। रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसे कलयुग आएगा पुस्तक कॉपी छोड़ के ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। मेरा चैनल का नाम है महेंद्र ज्ञान धाम। अध्याय 5 चुंबकत्व एवं पदार्थों के चुंबकीय गुण। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चुंबक के गुण, बेसिक गुण। ये तुम जानते हो, इसे मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हाँ, काम का ये चीज है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये काम का चीज है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ये तुम चुंबक का गुण जानते हो। देख, पहला लिख दिया हूं, चुंबक में उत्तरी ध्रुव N तथा दक्षिण ध्रुव S होता है, ये मालूम है। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव N, दक्षिणी ध्रुव S। अच्छा, समान ध्रुव N और N और S और S, समान ध्रुव के बीच प्रतिकर्षण लगता है, समान ध्रुव के बीच प्रतिकर्षण, और विपरीत ध्रुव जैसे N और S के बीच आकर्षण, ये भी जानते हो। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका, स्वतंत्रता पूर्वक में लटका मतलब चुंबक को धागे में बांध दो और धागे में बांध के लटका दो तो हमेशा पृथ्वी के उत्तर दक्षिण दिशा में होता है, पृथ्वी के उत्तर दक्षिण दिशा में होता है। चुंबक है ये, धागे में लटका दिए तो किधर रुकेगा ये? पृथ्वी के उत्तर दक्षिण दिशा में। अच्छा, अब एक चीज बताओ तुमको, एक चुंबक है, इसका N ध्रुव और S ध्रुव नहीं मालूम। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, N ध्रुव S ध्रुव, तुमको नहीं मालूम। अब बोला जाए, बताओ इसके S ध्रुव और N ध्रुव क्या है, तो तुम क्या करना है, धागा लाना, और धागा लाने के बाद चुंबक को लटका देना, चुंबक को लटका देना। तो चुंबक कैसे रुकेगा? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में, पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण दिशा में स्थिर होगा। तो जो उत्तर रहेगा, पृथ्वी का उत्तर रहेगा, वो चुंबक का दक्षिण रहेगा, याद रखना। पृथ्वी का उत्तर वो चुंबक का दक्षिण, और पृथ्वी का दक्षिण वो चुंबक का उत्तर, उल्टा रहेगा। क्योंकि जानते हो ना, विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण। तो पृथ्वी के उत्तर ध्रुव, उत्तरी ध्रुव की ओर चुंबक का क्या रहेगा? दक्षिणी ध्रुव, क्योंकि दोनों बीच क्या लगेगा? आकर्षण। तो उल्टा बोलना है ना, पृथ्वी का जिधर उत्तर उधर चुंबक का दक्षिण, और पृथ्वी का जिधर दक्षिण उधर चुंबक का उत्तर। अच्छा, ये तुमको मालूम है, चुंबक से हमें दिशा का ज्ञान होता है, चुंबक से हमें दिशा, क्योंकि देख ये हमेशा किस दिशा में रुकता है? इस उत्तर दक्षिण दिशा, जिससे दिशा का ज्ञान होता है। अच्छा, तुम लोग को बताऊं, हम तो सड़क में, कहीं सड़क बना रहता है, सड़क में जाते कुछ ना कुछ गांव मिल ही जाएगा। हाँ, लेकिन जो लोग हवा में एरोप्लेन जाता है, तो एरोप्लेन के लिए सड़क बना रहता है क्या? तो एरोप्लेन किस आधार पर चलता है? चुंबकीय दिशा के आधार पर। किस आधार पर चलता है? चुंबकीय दिशा। जैसे समुद्र में नाव चलते, समुद्र में बड़े बड़े जहाज चलते, तो वहाँ समुद्र चारों तरफ पानी है, दिशा का ज्ञान नहीं होता, तो उन लोगों चुंबकीय सुई रखे रहते हैं, और उसी चुंबकीय सुई की सहायता से एक जगह से दूसरा जगह, हम लोग तो सड़क बनाए, सड़क पकड़ गया, एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाएंगे, एक गांव से दूसरे गांव। लेकिन समुद्र में सड़क नहीं बना है, वायु में सड़क, आकाश में सड़क नहीं बना है, तो एरोप्लेन, पानी जहाज कैसे जाते हैं? चुंबकीय सुई की सहायता से। तो सबसे बड़ा उपयोग यही है, दिशा का ज्ञान होता है। चुंबक को कितना भी टुकड़ा कर लो, उसका N और S ध्रुव को अलग नहीं कर सकते, ये भी तुमको मालूम है। क्यों नहीं कर सकते? चुंबक का हर अणु एक, चुंबक का हर अणु एक चुंबक है, छोटा सा अणु भी क्या है? चुंबक। इधर देखो, जैसे हम चुंबक का अणु बनाए, तो ये N, ये S, N S, N S, अब इसको टुकड़ा किए ये वाला, तब बीच में N है और S है, ये इसको ऐसे काट दे तब भी N S है, ऐसे काट देती है N और ये S, तो इसका अणु एक नियमित क्रम में बैठे। इनको कितना भी टुकड़ा करो, इनके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को अलग नहीं कर सकते।
आगे लिखते हैं चुंबक की अणु एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होती है। देखिए तुमको कोई बोले चुंबक किसका बना रहता है, चुंबक याद रखना किसका बना रहता है, तुम्हें लोग से पूछे चुंबक चुंबक सुने होगे किस पदार्थ का बना रहता है, तो चुंबक लोहे का बना रहता है। चुंबक क्या है, लोहे का। बस लोहे के अणु एक नियमित क्रम में व्यवस्थित हो गया तब वो चुंबक है। जो लोहे की अणु है वो एक नियमित क्रम में व्यवस्थित हो गया तो वो चुंबक है, और लोहे के अणु अनियमित क्रम में व्यवस्थित है तब वो लोहा है। नियमित क्रम में व्यवस्थित है अणु तो चुंबक, और अनियमित क्रम में व्यवस्थित है तो वो लोहा। अब सवाल उठता है क्या ये लोहा को चुंबक बना सकते हैं? हाँ बना सकते। क्यों, कैसे बनाते चुंबक, अब ध्यान से सुनो कैसे बनाते। ये जैसा लोहा है, अणु जैसे पैसे हुआ है और एक चुंबक ले लेते हैं। ये क्या ले लेते हैं, चुंबक। मान लेते हैं चुंबक, ये लोहा है, ये लोहा में अणु कैसे भी व्यवस्थित है। अब ये चुंबक लेते हैं, ये चुंबक का एन ध्रुव है। अब चुंबक को एन ध्रुव को ऐसे रगड़ते ले जाते हैं, फिर ऐसे ऊपर उठाते हैं, गोल घुमाते हैं, फिर रगड़ते ले जाते हैं, फिर ऐसे वो गोल ऊपर उठा के ले जाके ऐसे करते हैं। ऐसे तुम बार बार करोगे तो ये जो अणु अव्यवस्थित थे, जो अणु अव्यवस्थित थे वो एक नियमित क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं। ये जो अणु अव्यवस्थित थे वो क्या हो गए, एक नियमित क्रम में व्यवस्थित हो गए। अब ये लोहा चुंबक बन गया। लोहा चुंबक कुछ नहीं है, अलग चीज नहीं, वो लोहे का ही बना है, बस अणु क्या है, नियमित क्रम में। तो इस लोहा को भी चुंबक बना सकते हैं। बस क्या करना है, लोहा को ले लेना है और एक चुंबक लेना है और उसका कोई भी ध्रुव रखना है और उस ध्रुव को ऐसे रगड़ते हुए ले जाके पेड़ घुमा के ले आना है। ऐसे कई बार करोगे तो लोहा क्या करेगा, चुंबक। एक चीज बताओ तुमको, एक छड़ लेना बड़ा सा, अगर छड़ को पृथ्वी के उत्तर दक्षिण दिशा में जमीन में गड्ढा करना और पृथ्वी के उत्तर दक्षिण दिशा में रखना, 5-6 साल बाद वो लोहा को खोद के निकालना, वो चुंबक बन जाएगा। क्योंकि पृथ्वी भी एक क्या है, चुंबक है, और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कैसे रहता है, उत्तर से दक्षिण। वैसे वो लोहा को 5 साल जमीन में गड़िया के रख देना, वो एक वक्त में चुंबक बन जाएगा। क्योंकि वैसे अव्यवस्थित, जो अव्यवस्थित थे ना वो ऐसे व्यवस्थित हो जाएंगे। अच्छा अब आगे, चुंबक को पटकोगे या पीटोगे या गर्म करोगे तो चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। चुंबक को पटको या पीटो या गर्म करो, चुंबकीय गुण समाप्त हो। क्यों, क्योंकि अणु जो व्यवस्थित थे वो अव्यवस्थित हो जाते हैं। अणु जो व्यवस्थित थे वो क्या हो जाते हैं, अव्यवस्थित, चुंबकीय गुण समाप्त। अब यहाँ पर कुछ टॉपिक लिख दे जिनको याद रखना है, ये तुम पूरा जानते हो इसलिए मैं इसमें ज्यादा समय नहीं। ये काम पे चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय अक्ष, इनका कुछ परिभाषा सुनो ना। चुंबकीय अक्ष, ये चुंबक है और चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एन ध्रुव और ये एस ध्रुव। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एन ध्रुव और एस ध्रुव। हाँ, इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली ये रेखा खींच, ये आगे बढ़, इसी को चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष। तो नाम बस है चुंबकीय अक्ष, तो चुंबक में एन ध्रुव है और एस ध्रुव है, दोनों ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, चुंबकीय अक्ष। अच्छा एक अब है ध्रुव प्राबल्य, ये थोड़ा वर्ड काम करे। ध्रुव प्राबल्य एम से नोट का होता है ना, ये काम करे। ध्रुव प्राबल्य देख, चुंबक में शक्ति किनारों पर होता है, इस किनारे पर, इस किनारे पर। चुंबक की सबसे ज्यादा शक्ति कहाँ रहती है, किनारों पर। जहाँ शक्ति सबसे ज्यादा रहती है उसी को हम लोग ध्रुव प्राबल्य बोलते हैं। चुंबक की शक्ति सबसे ज्यादा कहाँ रहती है, किनारों पर, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव प्राबल्य। अच्छा एक काम करें, सिक्का चुंबक ले लेना, सिक्का को उठाने की कोशिश करना, तो ऐसे खींचते जाएगा, किनारे में पहुंच जाएगा, लेकिन उसके बाद लास्ट में पलट जाएगा, लेकिन नहीं खींचाता। एकदम ज्यादा ताकत लगाओगे तो खींचा जाता है, हल्का से खींचने की कोशिश करो तो ऐसे ऐसे खींच सकते जाएगा और लास्ट में पलट जाए। क्योंकि ज्यादा शक्ति कहाँ पे रहता है, किनारों में, ये किनारों में और ये किनारों में, इसी को ध्रुव प्राबल्य। इसीलिए इसको एन ध्रुव और ये एस ध्रुव, एक किनारे पे एन ध्रुव, एक किनारे को एस ध्रुव, और यही शक्ति सबसे ज्यादा है, उसी को क्या बोलते हैं, ध्रुव प्राबल्य। और ये तो याद रखना, ध्रुव प्राबल्य काम का चीज है। चुंबक की सबसे ज्यादा शक्ति किनारों में होती है, जिसे ध्रुव प्राबल्य कहते हैं। अच्छा प्रभावी लंबन, अब ये इसका ध्रुव प्राबल्य और ये ध्रुव प्राबल्य, और दोनों को बीच की दूरी,
दोनों के बीच की दूरी, ये ध्रुव प्राबल्य और ये ध्रुव प्राबल्य, दोनों के बीच की लंबवत दूरी, यही है प्रभावी लंबाई। दोनों के बीच की लंबवत दूरी या दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी ध्रुव प्राबल्य। और इसको हमेशा अक्सर 2l से करते या l से भी करो। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, अब ये काम क्या है इसको समझ लो। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर लिख रहे हैं। चुंबक के दो ध्रुव प्राबल्य होते हैं, एक इधर भी होता है एक इधर, तो दोनों में से चुंबक के एक ध्रुव प्राबल्य, एक ध्रुव प्राबल्य, चुंबक के एक ध्रुव प्राबल्य और चुंबक के एक ध्रुव प्राबल्य और दोनों में से एक जन को लेंगे और दोनों के बीच की लंबवत दूरी और दोनों ध्रुव प्राबल्य, दोनों ध्रुव प्राबल्य के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को, एक ध्रुव प्राबल्य और दोनों ध्रुव प्राबल्य के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ये परिभाषा याद रखना, ये सूत्र याद है, परिभाषा बोलेगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो चुंबक के एक ध्रुव प्राबल्य, चुंबक के एक ध्रुव प्राबल्य और दोनों ध्रुव प्राबल्यों के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को ही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको कैपिटल एम से दर्शाते हैं। अच्छा, ध्रुव प्राबल्य स्मॉल एम और दोनों ध्रुव प्राबल्य के बीच की लंबाई को क्या बोला, 2l। तो ये सूत्र आ गया, इस सूत्र कई बार काम आएगा ना। कैपिटल एम, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को कैपिटल एम और ये स्मॉल एम, एक ध्रुव प्राबल्य स्मॉल एम, ये दूरी 2l। ये सूत्र कई बार तुमको उपयोग आएगा, रट लो। अच्छा, ये एक सदिश राशि है, ये एक सदिश राशि है और इसकी दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। इस सदिश राशि है, इसकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, चुंबकीय ध्रुव। अच्छा, इससे आंकिक क्वेश्चन आता है, इससे क्या आता है बोलो मैं, आंकिक क्वेश्चन। अब मैं देख, तुमको परिभाषा मैं नहीं लिख रहा हूं, तुम लिख लेना। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो तुम सिंपल बोल रहे हो, चुंबक के एक ध्रुव प्राबल्य और दोनों ध्रुव प्राबल्य के बीच की दूरी के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को ही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल एम से और ये सूत्र लिख देना और सिंबल में भी सूत्र लेना। ये सदिश राशि है, इसकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। इसका परिभाषा लिख लेना, यही पूछ सकते हैं। इससे आंकिक क्वेश्चन पढ़ते चलो, आंकिक क्वेश्चन आता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से रिलेटेड क्वेश्चन लिखे हैं, ये सब छत्तीसगढ़ में आए थे। देखो, हम पूरा आईएमपी में, मेरा रायपुर में कोचिंग सेंटर है, पूरा आईएमपी पढ़ा रहा हूँ, 20 साल का आईएमपी पढ़ा रहा हूँ। परीक्षा बोर्ड छोड़ो, ये देखना चालू करो, यहाँ तुमको समझ भी आएगा। परीक्षा बोर्ड में लिखा रहेगा। चलो देखो, ये इसको समझा रहा हूँ फिर इसको लिखूंगा। सेम क्वेश्चन है, अगर ध्यान देखो, एक चुंबकीय तार का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m, यहाँ भी वही लिखा है, एक चुंबकीय तार का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m, यहाँ पर बोला है इसे 1/3 दूरी पर एल आकार में मोड़ा गया, इसे बोला गया इसे अर्धवृत्ताकार मोड़ा जाता है। नया चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, नया चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। तो देख, मैं ये समझा रहा हूँ, बाकी इसको समझाऊंगा, इसको समझाऊंगा, इसको भी तुम बना देना, ध्यान से देखते रहना। क्या बोला देखो, एक वर्ड, एक चुंबकीय तार की चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m है, ठीक है। तो पहले एक वर्ड लिख देंगे यार, माना चुंबकीय तार का ध्रुव प्राबल्य, चुंबकीय तार का ध्रुव प्राबल्य m और प्रभावी लंबाई 2l, ये हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि चुंबक में दो चीज होते हैं, एक ध्रुव प्राबल्य होता है और एक प्रभावी लंबाई। तो मैंने लिख दिया, हमारा चुंबकीय तार का ध्रुव प्राबल्य m और प्रभावी लंबाई l है। अब ये देख, ये चुंबकीय तार है, ये बनाया हुआ क्या है, चुंबकीय तार है। तो ध्रुव प्राबल्य दोनों किनारे में रहते हैं और इधर
और इसकी लंबाई मान लो एल है। तो हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े ना, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक ध्रुव प्राबल्य और दोनों ध्रुव प्राबल्य के बीच की लंबवत दूरी, तो एक ध्रुव प्राबल्य एम, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल एम बराबर एम, और ये दोनों ध्रुव प्राबल्य के बीच की दूरी एल है, एम इंटू ए। अब प्रश्नानुसार यह प्रश्न देखो, इसे अर्धवृत्ताकार मोड़ा जाता है, इसे अर्धवृत्ताकार मोड़ा जाता है। आधा वृत्त में मोड़ रहे हैं, मतलब ये जो तार है, ये जो तार है उस तार को पकड़ लिए, ये जो तार है उसको पकड़ लिए और ऐसे आधा वृत्त में मोड़ा, अर्धवृत्त ऐसे क्या मोड़ा, आधा वृत्त। अब देख एक ध्रुव प्राबल्य एम है और एक ध्रुव प्राबल्य यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बीच की दूरी मान ये एक किनारा ए है और एक किनारा बी, जैसे बोल देते ये ए है और ये बी है, तो ऐसे मोड़ा गया, तो ये ए बन गया और ये बी बन गया। अच्छा, अब आगे का ध्यान दो, ये आर त्रिज्या आर हुआ और ये क्या हुआ, आर हुआ, ठीक है, त्रिज्या आर और ये आर, तो ये वाला आर अर्ध परिधि बनेगा, क्या बनेगा, अर्ध परिधि, अर्ध परिधि ये, और इसकी टोटल लंबाई कितना था ए, तो अर्ध परिधि एल, ये अभी भी लंबाई एल है, इसका भी लंबाई क्या होगा एल, क्योंकि इसी को तो मोड़ा गया है, इसको पकड़ के ऐसे मोड़ा गया, तो ये भी एल है, अर्ध परिधि एल, और अर्ध परिधि का सूत्र होता है पाई आर, परिधि 2 पाई आर, तो अर्ध परिधि पाई आर बराबर एल, परिधि 2 पाई आर, तो अर्ध परिधि क्या होगा पाई आर, तो पाई आर बराबर एल है, या आर निकालते हैं, आर एक गुणा में है, कहा जाएगा भाग में, एल बटे पाई। अच्छा, अब यहां से ए बी को देखो, ए बी देखो, ये दूरी आर और ये दूरी आर, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 2r, 2, और आर का मान कितना निकालो, एल बटे पाई, तो मुझे ए बी की दूरी निकल गया। अब सवाल में पूछे नया चुंबकीय आघूर्ण, सवाल क्या पूछा है, नया चुंबकीय आघूर्ण, तो मैं हेडिंग डाल दे रहा हूं, नया चुंबकीय आघूर्ण, नया चुंबकीय आघूर्ण एम डेश, पुराने वाले को एम बोला हूं, इस वाले को एम बोला हूं, इसको क्या बोल दे रहा हूं, एम डेश। एक ध्रुव प्राबल्य, परिभाषा बोलते एक ध्रुव प्राबल्य और दोनों ध्रुव प्राबल्य के बीच की लंबवत दूरी, तो ये ध्रुव प्राबल्य और ये ध्रुव प्राबल्य के बीच की दूरी ए बी है, तो एम इंटू ए बी, एम इंटू ए बी। अब मान रख रहा हूं एम डेश बराबर एम, ए बी कितना निकाल रहा हूं 2l बटे पाई, 2l बटे पाई। अच्छा, अब एक कहना और है एम डैश 2 बटे पाई बाहर कर दे, 2 बटे पाई, ये 2 बटे पाई, तो अंदर कौन बचा एम और एल, एम एल। अच्छा, एम एल की जगह कैपिटल एम रखूंगा, एक बार और देखो, ये एम एल की जगह क्या रखूंगा कैपिटल, ये तुम्हारा एम डैश बराबर 2 बटे पाई कैपिटल एम। तो नया चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, तो यही देखो, नया चुंबकीय आघूर्ण पुराने चुंबकीय आघूर्ण का 2 बटे पाई गुना होगा। नया चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, तो तुम क्या लिखोगे, नया चुंबकीय आघूर्ण पुराने चुंबकीय आघूर्ण का 2 बटे पाई गुना होगा। अच्छा, एक बार और सुनो ना, ये इस बार क्या पूछा है, अर्धवृत्ताकार में मोड़ा गया, क्या पूछा जाता है, अर्धवृत्ताकार। अच्छा, यहीं पर ये क्वेश्चन देख लो, क्या बोला है, एक चुंबकीय तार की चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम, सेम वर्ड है, एक चुंबकीय तार की चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम है, इससे 1/3 दूरी पर एल आकार में मोड़ा जाता है। कितने दूरी पर, 1/3 दूरी पर, और कौन सा आकार में मोड़ा जाता है, एल आकार। यहाँ बस अर्धवृत्ताकार में, यहाँ पर एल आकार में मोड़ा जाता है, तो नया चुंबकीय आघूर्ण क्या है। अच्छा, एक मिनट सुन लो ना, यहाँ तक ये लाइन यहाँ भी सेम लिखना, मैं ये लिखना, माना चुंबकीय तार का ध्रुव प्राबल्य प्रभावी लंबाई एल है, ये डायग्राम
यहां तक सेम यहां लिखना, ये चीज लिखना। बस मैं प्रश्नानुसार से चालू कर रहा हूं, क्योंकि देख क्वेश्चन सेम है तो बनाने का तरीका भी सेम। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, यहां से लेके यहां तक यहां सेम लिखना। मैं यहां से चालू कर रहा हूं, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोला है देखो, 1/3 दूरी पर, प्रश्नानुसार 1/3 दूरी पर, 1/3 दूरी पर एल आकार में मोड़ा जाता है, एल आकार में मोड़ा जाता है। तो ये लिख दिए प्रश्नानुसार, ये पूरा यहां लिखना। चल अब आगे देखो, एल आकार में ना, तो देख शुरू में इसकी ये था लंबाई, ठीक है, ये एल लंबाई था। अब उसको ऐसे एल आकार में मोड़ा गया। कैसे नहीं मोड़ा गया? एल आकार में 1/3 दूरी पर। कितना दूरी पर? 1/3, मतलब L/3 दूरी पर। L/3 दूरी पर ये एल आकार में मोड़ा गया है। 1/3 मतलब L/3। अब सवाल उठता है ये कितना हुआ? तो टोटल दूरी तो L था, ये क्या हुआ? L/3। तो ये वाला क्या हुआ? L - L/3। पूरा दूरी L, उसमें से ये कौन है? L/3। तो ये बचा कितना? L - L/3। यहीं पे दिमाग ही इतना कर लिया, बन गया। अब 3 एकम 3, 3 में 1 गया, 2L/3। अच्छा ये A था और ये B था, तो ये AB, ठीक है, ये AB, ये A और ये B। इसको मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं C। ये A और B, तो ये A और B और बीच को क्या मान लिया? C। अच्छा ये L/3 और ये 2L/3, ये दूरी AB। चल मैं AB दूरी निकाल रहा हूं, तो यहाँ पाइथागोरस लगाऊंगा ना, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, पाइथागोरस, कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, AB का वर्ग, AC, ये तुम्हारा 2L/3, 2L/3 का स्क्वायर प्लस L/3 का स्क्वायर। आगे देखो AB का स्क्वायर 4L²/9, L²/9। देख 2 का वर्ग 4 और L वर्ग, 3 का वर्ग 9, L का स्क्वायर 3 का वर्ग। अच्छा 9 एलसीएम हो जाएगा, 9 एलसीएम, ये 4 बार और 1 बार 5 बार, 5L²। वर्गमूल ले लोगे, वर्ग है ना, क्या ले लोगे? वर्गमूल। तो AB बराबर √5L/3, इसका रूट नहीं जाएगा तो √5, L² का 1, 9 का वर्गमूल 3। ये AB का मान आया। किसका मान आया? AB। जैसे यहाँ पर AB निकाला था, वैसे यहाँ भी AB निकाला। अब क्या लिखूंगा? नया चुंबकीय आघूर्ण। ये लिख दे रहा हूं, नया चुंबकीय आघूर्ण M डैश, नया चुंबकीय आघूर्ण M डैश, M इंटू AB, और AB का मान कितना है? देखो यहां से M डैश बराबर M इंटू AB √5L/3, M डैश बराबर √5/3 बाहर, M L एक साथ। अच्छा यहाँ बोला था ये M L, यहाँ भी तुम लिखे रहोगे, कैपिटल M बराबर M L, ये लिखे रहोगे, ये पूरा सेम लिखना है। तो M L की जगह क्या रखना है? कैपिटल M। तो तुम M डैश बराबर √5/3 कैपिटल M, क्या बोलोगे लास्ट में? नया चुंबकीय आघूर्ण पुराने चुंबकीय आघूर्ण का √5/3 गुना होता है। नया चुंबकीय आघूर्ण पुराने चुंबकीय आघूर्ण का √5/3 गुना होता है। तो समझ में नहीं आ रहा होगा, 2-3 बार यहाँ देखा करो, समझ में आ जाएगा। मेरे पास समय कम रहता है, अब मैं इसको पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर क्या बोला देखो, एक चुंबकीय तार के चुंबकीय आघूर्ण है, इसे अक्ष के लंबवत काटा जाता है, अक्ष के लंबवत काटा जाता है। अच्छा इधर देखो, ये
चुंबक था मान लो, ये उसका अक्ष था, अक्ष के लंबवत मतलब ऐसे काटा गया, ऐसे काटा गया कि इसका दो भाग होंगे, ऐसे भाग होंगे और ये भाग। तो इसका पूछा चुंबकीय अक्ष के लंबवत काटा जाता है, नया चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। अब इसको दो भाग में काट दिया गया, ये उसका अक्ष है ना, इसके लंबवत काटा गया। एक चीज और सुनो ना, ये वाला फिर सेम लिखना, ये शुरुआत वाला ये सेम लिखना, यहाँ सेम लिखना, ओके। और उसके बाद ये प्रश्नानुसार में लिखना, ये पहले के लिए सेम लिखना, फिर प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अक्ष के लंबवत काटा जाता है, लंबवत काटा जाता है। जैसे तो ये पूरा फिर बोल रहा हूं एक बार, ये जो लिखे हैं उसको यहाँ सेम लिखना, बस प्रश्नानुसार चेंज हो गया। अक्ष के लंबवत काटा जाता है मतलब ये जो है इसको ऐसे काटा गया है, ये अक्ष है इसको ऐसे काटा गया है। अच्छा, इसकी लंबाई l थी, टोटल लंबाई क्या थी a, अब काट दोगे तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगा l/2, क्या हो जाएगा l/2, आधा हो जाएगा। इसकी लंबाई l था, काटोगे तो कितना हो जाएगा l/2। अब आगे करने, नया चुंबकीय आघूर्ण, नया चुंबकीय आघूर्ण m इंटू, ये दूरी इस बार कितना हो गया है l/2, m इंटू l/2, या m डेज बराबर एक बटे अलग कर दो ml की जगह क्या रखोगे कैपिटल L। तो नया चुंबकीय आघूर्ण पुराने चुंबकीय आघूर्ण का आधा हो जाएगा, नया चुंबकीय आघूर्ण पुराने चुंबकीय आघूर्ण का आधा हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन में देखो इस बार बोला है अक्ष के समांतर, सेम यहाँ लंबवत बोला है, इसे अक्ष के लंबवत काटा जाता है, इसे अक्ष के समांतर, ये तो पूरा सेम लिखना, ये जो थ्योरी है इसमें भी लिखना है, इसमें भी लिखना है, इसमें। अब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अक्ष के समांतर काटा जाता है, अक्ष के समांतर, अक्ष के समांतर काटा जाता है। तो कैसे काटा जाता है ध्यान देते रहो, ये है, ये अक्ष है, ये तो इधर से अक्ष में काटोगे इसका ऐसे दो भाग हो गए, ये ऊपर वाला भाग और ये नीचे वाला भाग, तो ऐसे दो भाग हो गए। तो तुम्हारा अब नया चुंबकीय आघूर्ण m डेश बराबर, अच्छा इसकी लंबाई l थी तो यहाँ भी l ही रहेगा क्योंकि लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं। तो नया चुंबकीय आघूर्ण एक m इंटू l, तो m डेश बराबर कैपिटल M, ml के जगह कैपिटल M रखना है, मतलब नया चुंबकीय आघूर्ण पुराने चुंबकीय आघूर्ण के बराबर होगा। तो 2-3 बार देखना, समझने की कोशिश करना, आ जाएगा। इस स्क्रीनशॉट ले लो। चुंबक में कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग, तो स्पष्ट लिखा हूं चुंबक में कूलाम का व्युत्क्रम, विद्युत में भी है कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम, चुंबक में पढ़ रहे, विद्युत में भी है। चुंबकीय क्षेत्र, ये टॉपिक पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र एवं रेखा, ये 2021 में पूछा था, ये भी 2021 में पूछा था, ठीक है। ये पढ़ने जा रहे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की रेखा, 2021 में पूछा है। देखो परिभाषा थ्योरी चैप्टर है, ये देखते रहना, थ्योरी देख, ये ध्रुव प्राबल है m1 और ये m2, एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है। तो कूलाम ने क्या बोला, ये एक ध्रुव प्राबल्य है और ये एक दूसरा, किसी दो ध्रुव प्राबल्यों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ये एक और एक दो, कैसे बोला, किसी दो ध्रुव प्राबल्यों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उन ध्रुव प्राबल्य, ये जो बल है उन ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के समानुपाती, जो बल लगता है इनके बीच जो बल लग रहा है उन ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और इनके बीच के दूरी के, इनके बीच के दूरी के, ये दूरी है ना, दूरी के वर्ग के
एक बटे तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, एक बटे तो व्युत्क्रमानुपाती। एक बार और सुनो, ये ध्रुव प्राबल्य और ये ध्रुव प्राबल्य, तो बोल रहे किसी दो ध्रुव प्राबल्य के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग घातों वर्ग एक बटे तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये समीकरण एक, ये समीकरण दो, जो बोला वो थ्योरी यहां लिख दूंगा। यहां से देखो समीकरण एक, समीकरण दो, समीकरण एक तथा दो से दोनों को मिला दिए ना तो एक समानुपाती m1 m2 बटे डी स्क्वायर, ये ऊपर में रहेंगे अंश में और ये हर में, समानुपाती हटाएंगे तो नियतांक लिखते म्यू 0 बटे 4 पाई m1 m2 बटे डी स्क्वायर, तो समानुपाती हटाते थे नियतांक म्यू 0 बटे 4 पाई m1 m2 बटे नियतांक ना, ये नियतांक बोल रहा हूँ तो नियत है मतलब इसका मान होगा, तो इसका मान याद रखना म्यू 0 बटे 4 पाई का मान होता है 10 के घात -7। म्यू 0 बटे 4 पाई नियतांक है, नियत है मतलब इसका मान नियत होगा तो 10 के घात -7। और अब ये म्यू 0 को क्या बोलते हैं, तो म्यू 0 को वायु या निर्वात की चुंबकशीलता, तो ये और याद रखना ये नियतांक इतना होता है और म्यू 0 को क्या बोलते हैं, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता। अब यहाँ थ्योरी लिख रहे, ये लिख दिया देखो, एक और एक दो हुआ ना, तो किन्हीं दो ध्रुव प्राबल्य, ये और ये किन्हीं दो ध्रुव प्राबल्य के बीच लगने वाला आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल उन ध्रुव प्राबल्य, ये ध्रुव प्राबल्य और ये ध्रुव प्राबल्य के गुणनफल, ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के समानुपाती, इनके गुणनफल के समानुपाती, ये वाला गुणनफल के समानुपाती। और आगे लिखे देखो, इनके बीच की दूरी कौन है, डी, ये डी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के एक बटे से व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये लिख दिए ये तुम्हारा। अब आगे समझाते हैं चुंबकीय क्षेत्र समझा रहे, ध्यान से देखते रहे। ये तुम्हारा चुंबक है, ये चुंबक है, इसमें एन ध्रुव है एस ध्रुव, इस चुंबक के चारों एक क्षेत्र बनता है, क्षेत्र, इसके अंदर लोहे की बनी वस्तु है तो चुंबक उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। हाँ, इसके बाहर है तो इसको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता, तो चुंबक के चारों एक क्षेत्र बनता है, उसी के अंदर लोहे की बनी वस्तु है तो उसको अपनी ओर आकर्षित कर देगा। इस क्षेत्र के बाहर है उसको अपनी ओर आकर्षित नहीं करता, तो ये जो ये गोल बनाए वो अंदर का भाग ही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ऐसे बोलते थे ये चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ये चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र लिख रहे हैं। अगला हेडिंग है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, 2021 में पूछा था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र बता दिए थे ना, ये चुंबक चारों ओर का क्षेत्र, तो वो बता दिए, लिख भी दिए। अब हेडिंग है चुंबकीय क्षेत्र। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये चुंबक है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, बताओ किस पर ज्यादा बल लगाएगा, आकर्षण बल लगाएगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इस पर ज्यादा बल लगाएगा या इस पर ज्यादा बल लगाएगा। तो ये नजदीक है, दूरी कम है तो बल यहाँ ज्यादा, बल अधिक, और यहाँ बल कम, क्योंकि ये नजदीक है इसलिए बल ज्यादा लगाएगा, इसको जल्दी आकर्षित करेगा, ये दूर है इसको धीरे से आकर्षित करेगा। अच्छा, अब यही है चुंबकीय क्षेत्र। अब कैसे बोले, परिभाषा दे रहा हूं, देखो
ये यहाँ लोग का गोल बना है, इसके अंदर को क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। इसी को बोलो किसी चुंबकीय क्षेत्र, इसको क्या बोलो, किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, एक वर्ड हुआ, किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। अब ये अंदर स्थित किसी बिंदु, किसी बिंदु में एकांक उत्तरी ध्रुव, एक और उत्तरी ध्रुव के लिए एन, एक के लिए एकांक और उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करते हैं, जितने बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक बार अच्छे से समझा रहा हूं, ध्यान देते ना। ये तुम्हारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तो हम लोग बोलेंगे किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु पर, किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु पर एकांक उत्तरी ध्रुव, एक है तो इसमें एकांक, एन मतलब उत्तरी ध्रुव, एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उसे उस बिंदु पर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग बल अनुभव करेगा और यहाँ पर अलग बल। समझ? एक बार और परिभाषा दे रहे, किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु पर एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको यहां लिख रहा हूं, यहां देखो जो बोले थे उसको लिख दिए। किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित, एक वर्ड ये बोले थे, किसी बिंदु पर एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक टेस्ला है, इसे बी से दर्शाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को किससे दर्शाते हैं, बी से। माना चुंबकीय क्षेत्र बी में एन ध्रुव प्राबल्य पर एक बल लगता है। चुंबकीय क्षेत्र कितना है, बी है, उसमें एन ध्रुव प्राबल्य है, उस पर कितना बल लग रहा है, एक सूत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल बटे ध्रुव प्राबल्य। चुंबकीय क्षेत्र को किससे दर्शाते, बोले थे बी से, तो इसके जगह बी बराबर बल फोर्स ध्रुव प्राबल्य एन। अच्छा, यहाँ एफ का मान रख देंगे। एफ क्या निकाले, म्यू 0/4 पाई m1 m2 बटे d स्क्वायर। तो एफ का मान रख लें, तो बी बराबर एक म्यू 0/4 पाई m1 m2 बटे d स्क्वायर, ये एफ के जगह। और इसमें पहले से बटे में कौन है, m, तो ये m, एक m और एक m कट गया, तो b बराबर म्यू 0/4 पाई m बटे d स्क्वायर। ये तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है। ये देखो, ये बल का सूत्र है। अच्छा, दोनों में क्या फर्क है, इसमें 2 m है, बल में कितना m है, 2 m, और इसमें 1 है, बाकी सेम, बाकी चीज सेम। अगर तुम भूल जाते हो तो ये ध्यान रखना, बल में 2 m और चुंबकीय क्षेत्र में 1 m। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा 2021 में पूछा था, इसको समझते। तुम लोग एक चुंबक 10वीं में एक प्रैक्टिकल किए थे, एक कागज दिया होगा, एक चुंबक दिया होगा, एक छोटा सा डिब्बा दिया था, छोटा सा डिब्बा जिसमें सुई था, वो चुंबकीय सुई था। 10वीं में कागज दिए होंगे, एक चुंबक दिए होंगे, एक छोटा सा सुई दिए होंगे, वही है एकांक उत्तरी ध्रुव। अब तुम लोग क्या किए, कागज को बिछा दिए, उसमें चुंबक को रख दिया और सुई को ऐसे लेते गए और इसके किनारे से बिंदु डालते। अभी सुई को उठाए, डिब्बा को उठाए, यहाँ रखे, अब ऐसे रखा तो इसके सामने तीर लगाए, और ऐसी कर करके अब इसको उठाए, यहाँ से यहाँ रखे तो ऐसे तीर लगा, फिर यहाँ रखे तो ऐसे, तो तीर के सामने से खींचते गए। तो तुम लोग देखना, एक ऐसा कई बार ऐसे खींचे तो ऐसे ऐसे बल रेखाएं मिली। ये जो खींचे थे उस दिन, वही है चुंबकीय बल रेखा, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा। अब ये डिब्बा लेके खींचे, डिब्बा में क्या था, एकांक उत्तरी ध्रुव। तो एकांक उत्तरी ध्रुव इसमें गति कर रहा था,
एकांक उत्तरी दूरी, इसमें गति। पहले ये कागज में नहीं था, बाद में जब ये खींचे तो ये डायग्राम पूरा कागज में आ गया। ये ऐसे ऐसे जो रेखा है वो कागज में था, तो पहले कागज में नहीं था, बाद में आ गया, इसलिए काल्पनिक है ये, काल्पनिक। और जिधर पार वैसे मुड़ रहा है, इसलिए निष्कोण। पहले कागज में नहीं था, बाद में आया, इसलिए काल्पनिक। जिधर पार है उधर मुड़ रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, निष्कोण। और इसमें एकांक उत्तरी ध्रुव गति कर रहा है, स्वतंत्रता पूर्वक गति कर रहा है। तो ये जो रेखा इसी को बोलते, तब ऐसे जमा दिए। चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई, एक वर्ड बोल दिए, चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई। चुंबकीय क्षेत्र में खींचा, देख चुंबक है तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनाए, चुंबक है तो चारों ओर क्या बनाया, चुंबकीय क्षेत्र, इसलिए बोला गया चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक एवं निष्कोण बल रेखा। काल्पनिक ये पहले कागज में नहीं था, ठीक है, और निष्कोण की जैसे भी पार वैसे मुड़ है, तो वह काल्पनिक एवं निष्कोण बल रेखा जिसमें एकांक उत्तरी ध्रुव, ये डिब्बी का सुई, इसी को क्या बोलते हैं, एकांक उत्तरी ध्रुव स्वतंत्रता पूर्वक, एकांक उत्तरी ध्रुव स्वतंत्रता पूर्वक गति करता है, चुंबकीय बल रेखा कहलाता है। अब ये परिभाषा देख ले, क्वेश्चन इसमें ज्यादा है, चुंबकीय बल रेखा का गुण, चुंबकीय बल रेखा का गुण, तो ये चुंबकीय बल रेखा का गुण, ये हेडिंग है। 3-4 गुण याद रखना, पहला गुण तो यहीं पे देख लो, पहला दूसरा तीसरा गुण यहीं पे बता रहे हैं। चुंबकीय बल रेखा उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव में समाप्त होता है। चुंबकीय बल रेखा एक चीज याद रख, उत्तरी ध्रुव से लंबवत प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव में लंबवत समाप्त होते हैं। पहला हो गया, पहला क्या बोला, चुंबकीय बल रेखा उत्तरी ध्रुव से लंबवत प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव से लंबवत प्राप्त होते हैं। दूसरा गुण, ये लंबाई के अनुदिश लचकदार डोरी के समान, ये जैसे जैसे बढ़ रहा है तो ये मुड़ रहा है, तो लंबाई के अनुदिश लचकदार डोरी के समान मुड़ने का प्रयास करते हैं। दूसरा, लंबाई के अनुदिश लचकदार डोरी के समान मुड़ने का प्रयास करते हैं। तीसरा गुण देखो, ठीक है, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये बल रेखा और ये बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अच्छा, यहाँ पर कहीं स्पर्श रेखा खींचोगे, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चौथा, चुंबकीय बल रेखा में खींचा गया स्पर्श रेखा, ये यहाँ स्पर्श रेखा खींचे, तो चुंबकीय बल रेखा में खींचा गया स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताते हैं। तो 4 गुण बता दिए, लिख लेना। पहला गुण, उत्तरी ध्रुव से लंबवत प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव में लंबवत समाप्त होता है। दूसरा गुण, ये लचकदार डोरी के समान लंबाई में मुड़ने का प्रयास करता है। तीसरा गुण, दो बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये लिख दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 2020, 2014 और पूछा गया। अब यहां समझा दे रहे, देख ये दंड चुंबक जानते हो ना, जिसमें 2 ध्रुव होते हैं, ये एन ध्रुव है और ये एस ध्रुव। दंड चुंबक 2 ध्रुव है, एन ध्रुव और एस ध्रुव। इन दोनों ध्रुव को मिलाते हुए एक रेखा खींच रहे। अब इस रेखा को आगे बढ़े तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकाले, ये अच्छी स्थिति कहलाएगा। इन दोनों ध्रुवों को मिलाते हुए एक रेखा खींचे, आगे बढ़ा, ये बिंदु अच्छी स्थिति कहलाता है, यही चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अब आगे माना एक दंड चुंबक एनएस है जिसकी ध्रुव प्राबल्य m और प्रभावी लंबाई 2l है, प्रभावी लंबाई 2l। तो दंड चुंबक एनएस है जिसकी ध्रुव प्राबल्य m, प्रभावी लंबाई 2l है। दंड चुंबक के मध्य बिंदु से, ये मध्य, इसके मध्य, दंड चुंबक के मध्य बिंदु से ये अच्छी स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है। दंड चुंबक के मध्य बिंदु से अच्छी स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, मतलब B बराबर क्वेश्चन मार्क। अच्छा, इस यहाँ बिंदु P में एकांक उत्तरी ध्रुव स्थित है, एकांक उत्तरी ध्रुव स्थित, यहाँ पर एकांक उत्तरी ध्रुव लेते हैं ना। अच्छा, जो बोला हूं उसको लिख रहा हूं। दंड चुंबक एने से, ये देखो, दंड चुंबक एने से
जिसकी ध्रुव प्राबल्य m तथा प्रभावी लंबाई 2l है, प्रभावी लंबाई 2l। ध्रुव प्राबल्य m बोला गया और प्रभावी लंबाई 2l है। दंड चुंबक के मध्य बिंदु से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु p, ये लिखा गया। दंड चुंबक के मध्य बिंदु से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु p है, जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, b बराबर क्वेश्चन मार्क, और बिंदु P में एकांक उत्तरी ध्रुव लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे का ध्यान से समझना। एक चीज सुन लो, ये जो R दूरी है उसको बदल के D दूरी कर रहा हूं, तो ये R को बदल के क्या करूंगा, D दूरी। R को बदल के D किया तो यहां R को बदल के D किया। बिंदु P में एकांक उत्तरी ध्रुव है, एकांक उत्तरी ध्रुव, और यहाँ S ध्रुव, तो S ध्रुव और N ध्रुव, इन दोनों के बीच आकर्षण लगता है। इनके बीच क्या लगेगा, आकर्षण। ये S है और N आकर्षण बनेगा, तो S N को अपनी ओर बुलाएगा, S जो है N को अपनी ओर बुलाएगा, आकर्षित करेगा। तो इधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, तो S के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस साइड है। अब यहाँ पर देखो, ये N और ये N, ये N और यहाँ पर है N और N के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण लगेगा, प्रतिकर्षण। तो N, ये N जो है इस N को उधर भगाएगा, तो इसकी दिशा इस साइड है, तो B2 की दिशा इधर, S बुलाएगा और S बुलाएगा, N भगाएगा, तो बिंदु P के साथ क्या होगा, बड़ा टेंशन में आ गया, क्योंकि ये कहाँ जाएगा, एक बुला रहा है और एक भगा रहा है, बस इसी की कहानी। अब हम इस चीज को लिख दे रहे हैं, तो यहाँ लिख दें, S ध्रुव के कारण बिंदु P में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखो, ये S ध्रुव के कारण, S ध्रुव के कारण बिंदु P में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, S ध्रुव के कारण बिंदु P में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, B1। तो S B1 बराबर, B का सूत्र होता है, यहां से देखो, μ0/4 m दूरी का वर्ग, μ0/4 m दूरी का वर्ग, इसे सेम लिखते हैं, μ0/4 m दूरी, S यहाँ है और P यहाँ है, तो S से लेके P, ये SP का वर्ग, ये सदिश राशि, दिशा क्या है, PS दिशा। ये देखो B1 तीर इधर लगाएगा, तो ये P है, P से S दिशा, PS। देख, चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, तो ये उसका तो मान हो गया और ये उसकी क्या हो गया, दिशा। अब SP का मान रखेंगे, SP का मान रखने तो कुछ चीज समझ लो, ध्यान से देखते रहो। देखो, ये लंबाई 2l है ना, तो ये मध्य है, तो इधर क्या होगा, l, इधर होगा l और इधर भी क्या होगा, l, दो भागों में बढ़ जाएगा, मध्य बिंदु, इधर वाला l, इधर वाला l। अच्छा, यहां तक की दूरी d और ये l, तो अब बच कितना गया, d माइनस l। ये पूरा दूरी d, ये दूरी l, तो बच कितना गया, d माइनस l। तो मैं ये जो है SP के जगह ये लिखूंगा D माइनस L, SP के जगह क्या रखूंगा, बोलो, S से लेके P तक ये दूरी, और ये दूरी क्या है, D माइनस L का स्क्वायर। अच्छा, ये S ध्रुव के कारण, अब N ध्रुव के कारण, तो लिख दिया मुझे, N ध्रुव के कारण बिंदु P में चुंबकीय, बस S ध्रुव को, S को हटा के N और बाकी वर्ड सेम है। अच्छा, यहाँ पर बोला तो चुंबकीय क्षेत्र ये होता है μ0/4 m बटे दूरी का वर्ग, तो ये सेम वहां लिखा है ना, μ0/4 m बटे दूरी NP है। देखो, यहाँ N है और यहाँ P है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, तो ये N और ये P, तो दूरी क्या हो गया, NP कर। और दिशा मैं बोला था, ये N ध्रुव है और ये N ध्रुव, दोनों बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण, इसको भगाएगा, तो B2 का दिशा इधर है। देखो, B2 में तीर इधर लगा हुआ, तो ये B2,
एनपी दिशा में, दिशा किधर वो उधर भगाया गया एनपी दिशा में। अब एनपी का मान रखेंगे। अच्छा यहां से सुनो, एन से लेके पी तक का मान रखना, तो यहां तक का दूरी डी और यहां तक का एन, तो इसमें लिखेंगे डी प्लस एन, यहां तक डी और ये एन, तो यहाँ डी प्लस। तो एक बार ध्यान से सुनो, भूल जाते हो, तो यहाँ डी माइनस एन रखना और इस वाले में डी प्लस एन। देखिए बाकी सेम है, बाकी से बस दूरी चेंज होता है। चुंबकीय क्षेत्र में यही खासियत है, ये बाकी सब सेम, बस कौन चेंज होते रहते हैं, दूरी चेंज होते रहते हैं, ये ध्यान देना। अच्छा अब आगे ध्यान देना, ये लिख दे। अब बिंदु P में टेंशन आ गई इसको, क्योंकि एक बुला रहा है और एक भगा रहा है, तो यहीं पर दो चुंबकीय क्षेत्र है, तो यहाँ लिख दे। देखो बिंदु P में चुंबकीय क्षेत्र B1 तथा B2 एक ही रेखा में किंतु विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। देख बिंदु P में चुंबकीय क्षेत्र B1 और B2 एक रेखा, ये एक ही रेखा है ना, एक रेखा में किंतु विपरीत दिशा, इसका दिशा इधर है और इसका दिशा इधर है। तो दो बिंदु P में दो चुंबकीय क्षेत्र B1 और B2 एक ही रेखा में, रेखा यही है लेकिन दिशा क्या है, विपरीत। मतलब यहाँ रस्सी दौड़ हो गया। रस्सी दौड़ मतलब रस्सी दौड़ करो, रस्सी खींच। देख तुम लोग जानते हो रस्सी खींच, ये लाइन है, इधर रस्सी, इधर कुछ लोग खींच रहे और इधर कुछ लोग खींच रहे, तो इधर से अपनी ओर कुछ लोग खींच रहे और इधर खींच रहे, तो किधर जाएगा, तो पहले दोनों का बल घटता है, पहले दोनों का बल घटता है, फिर ज्यादा बल रहता है उधर ही जाता है। अब सवाल उठेगा ये इधर जाएगा कि इधर जाएगा, तो B1 बड़ा होता है B2 से, यहां लिख देता था B1 बड़ा होता है B2। अब बोलोगे B1 क्यों बड़ा होता है, दूरी कम, दूरी कम तो चुंबकीय क्षेत्र अधिक, व्युत्क्रमानुपाती रिश्ता है ना, ये कम तो ये अधिक, तो यहाँ ये दूरी कम है, ये दूरी कम है, दूरी कम है तो चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा, इसलिए B1 बड़ा होता है B2 से। अच्छा मैं बोला दोनों घटते हैं तो बड़े में छोटे को घटाते, इसलिए लिखते परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर B1 माइनस B2, बड़े में छोटे को घटाएंगे। अच्छा अब B1 और B2 ये जो निकाले हैं, ये पहले B1 निकाले हैं और यहाँ B2, B1 B2 का मान यहाँ पे रख रहे हैं, ध्यान देते रहे। ये B बराबर B1 के जगह देखो μ0 4 पाई A1 लिखेंगे, μ0 4 पाई M D माइनस L का स्क्वायर, उसके जगह μ0 4 पाई M D प्लस L का स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ माइनस वाला है और यहाँ प्लस, बस फर्क इसका, ये माइनस और प्लस। अब कॉमन दे रहे दोनों में कॉमन देखो, यहाँ भी μ0 4 पाई M है, यहाँ भी μ0 4 पाई M है, बाहर निकाल दो μ0 4 पाई M, तो यहाँ ये पूरा निकल गया, तो ऊपर में बचा एक D माइनस L का स्क्वायर और ये एक, ये पूरा निकल गया तो ऊपर में एक D प्लस L का स्क्वायर। अच्छा अब इसके बाद एलसीएम लेने वाले ना, ये बीच में माइनस है, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ और इन दोनों का समधी भेद। एलसीएम लेने वाले इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ और इन दोनों का समधी भेद। तो यहाँ लिख रहा हूँ एलसीएम यहाँ लिख दिया, देखो इसका गुणा इसके साथ हो, तो पहले इसको लिखा, फिर बीच में कौन सा चिन्ह है माइनस, इसका गुणा इसके साथ है इसको लिखा, फिर इन दोनों का गुणा हो गया, इन दोनों को लिखा। अच्छा तुम्हारा एक सूत्र पढ़े हो तुम लोग छोटे कर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यही चीज यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, d प्लस l का होल स्क्वायर, तो ये लिख दिए हैं d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2dl, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर की ये सूत्र है। अच्छा फिर कौन सा चिन्ह है माइनस, d माइनस l का होल स्क्वायर, तो लिख दिए d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2dl। अच्छा यहाँ देखो प्लस है तो प्लस 2dl, माइनस है तो माइनस 2dl, ये दोनों सूत्र उपयोग कर लिए। अच्छा नीचे वाले में देखो d माइनस l में वर्ग है, d प्लस l में वर्ग है, यहाँ भी घात तो है
और यहाँ भी घात 2, तो d माइनस एल को लिख दिए d प्लस एल, और ये घात 2 और ये घात 2 को पूरे के बाहर कर दिए, देखो पूरे के बाहर, तो d माइनस एल को लिखे, d प्लस एल को लिखे, और यहाँ घात 2 बाहर कर दिए, कॉमन ले लिए। अब कोष्टक खोलेंगे ना तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कट जाएगी, ये माइनस एल स्क्वायर और ये प्लस एल स्क्वायर कट जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2dl और 2dl, देख ये सेम रख दिए, ये वाला लिख दिए पूरा सेम। अब ये 2dl और ये 2dl, 4dl, क्या होगा 4dl, d माइनस ए और d प्लस ए, तो ये a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये तुम्हारा हो जाएगा d स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के घात 2, d स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्योंकि देख माइनस में और प्लस में, तो माइनस में और प्लस में, a का वर्ग माइनस b करो तो ये हो जाएगा d का वर्ग माइनस ए। अब यहाँ पर लिख रहा हूँ, अब आगे यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान देते रहना, ये μ0 4 पाई m, तो यहाँ लिख दिए μ0 4 पाई m, ये जो 4 है 4dl है, 2l और 2d, दो ने 4 होता है ना, तो इसको 4dl कैसे लिखा जाएगा, 2l और 2d, तो देख 4dl को लिखा गया 2l और 2d, और नीचे में देखो d स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये बाकी सब सेम है, थोड़ा सा 4dl को लिखा गया 2l और 2d। अच्छा इसके बाद एक है, ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर m इंटू 2l, तो ये जो m इंटू 2l, इसके जगह कैपिटल M रखेंगे। अब लिख रहा हूं ना, b बराबर μ0 बटे 4 पाई, इसके जगह क्या लिखूंगा बोला, कैपिटल M, और ये कौन है 2d, नीचे क्या है d स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक और थ्योरी ऐसा लिख देते हैं, एल बहुत छोटा है छोटा है छोटा है d से, अतः एल की उपेक्षा मतलब उसको भूल जाओ, तो तुम्हारा क्या बचा, b बराबर μ0 4 पाई, इसको लिख दे सेम m, और ऊपर में क्या है 2d, नीचे ये d स्क्वायर, और l को भूल जाओगे, उपेक्षा मतलब भूल जाना, इसको भूल जाओ, तो 2 दूनी, इसको भूल जाओ ना, तो ये 2 दूनी 4, तो d के घात में नीचे 4 बचेगा, ये l को भूल जाओगे, इसको भूल जाओगे, तो 2 दूनी 4, तो d के घात 4, एक d यहाँ से और यहाँ 4d, एक ठोक कर जाएगा, 3 ठोक बचेगा, तो μ0 बटे 4 पाई, ये तुम्हारा 2m बटे d के घात 3, ये बिंदु P में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान है, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा लगा। प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक, यह टाउ बराबर mb sin थीटा, छत्तीसगढ़ 2019 से सी, 2016 से डी, 2011 से पी। अच्छा तुम लोग वीडियो देखा करो, क्योंकि परीक्षा बोर्ड में तो लिखा वाला मिलेगा, इसको देखोगे तो समझ जाओगे, याद भी हो जाएगा, तुरंत याद करने की कोशिश करना। अब इसको समझा रहे हैं, ये प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण क्या है। देखिए ये नीला रंग में बनाए वो चुंबकीय क्षेत्र भी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये NS, ये दंड चुंबक है, और उसको यहाँ रखा गया, तो ये रखा गया है, तो ये कोण को थीटा मान, इसको थीटा कोण बनाते रखा गया। तो जानते हो ये दंड चुंबक अभी घूमेगा तो उसका आघूर्ण, घूमना मतलब आघूर्ण, उसी आघूर्ण का व्यंजक निकालेंगे। अब कैसे घूमेगा भी बता रहे हैं, अब ध्यान से सुनो ना, ये चुंबकीय क्षेत्र बना है, तीर इधर से इधर है, तो इधर n ध्रुव n होता है, और s तुम पढ़े हो चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, तो इधर n और इधर s। अब ये चुंबक का n है, तो n इधर s है ना, इधर s है, तो s n को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो n इधर गति करेगा, इधर बल लगेगा, और बल कितना लगेगा, F बराबर mb, कितना बल लगेगा mb, m क्या है उसका ध्रुव प्राबल्य है, चुंबक का ध्रुव प्राबल्य है, और b है चुंबकीय क्षेत्र, तो n पर बल इधर लगेगा mb,
और एस ये एन है ना, तो एन एस को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो उसको इधर बल लगेगा, ए तो बराबर एम बी। तो इधर देखो यहाँ भी एम बी बल और यहाँ भी एम बी बल, दोनों बल तो समान है, यहाँ भी एम बी यहाँ भी एम बी, बल क्या है समान, लेकिन दिशा विपरीत है। ये इस दिशा में लग रहा है और ये इस दिशा में, उसको एक वर्ड हम बोलते हैं तो बल युग्म, कि ये बल और ये बल बराबर में और इसकी दिशा इधर है इसकी दिशा इधर है, तो इसको एक वर्ड हम क्या बोला जाता है बल युग्म। युग्म मतलब जोड़ी, बल का जोड़ी, बल का जोड़ी। अच्छा अब इधर आगे सुनो, अब ये जैसे पेन है, इस मार्कर में एक बल इधर लग रहा है और एक बल इधर, तो इस बलों के कारण मार्कर घूम जाएगा, बलों के कारण मार्कर घूम जाएगा, तो बल युग्म के कारण मार्कर घूम जाएगा, तो उसी आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करें, उसी आघूर्ण का व्यंजक। अब जो बोलना है वो क्या बोल लिखना है ध्यान से, इसको पहले बोलेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है, इसको बोलेंगे माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है जिसमें दंड चुंबक एन एस थीटा कोण बनाते रखा गया। इसको पहले बोलेंगे माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है जिसमें दंड चुंबक एन एस थीटा कोण बनाते हुए रखा गया। दंड चुंबक का ध्रुव प्राबल्य एम और प्रभावी लंबाई 2l, ध्रुव प्राबल्य एम और प्रभावी लंबाई 2l है। दंड चुंबक पर लगने वाला बल एमबी और एमबी मतलब एक बल युग्म लग रहा है, और ये बल युग्म उसको क्या करें घुमा के ऐसे लाएगा ना, ऐसे घुमा के ऐसे लाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। यह बल युग्म दंड चुंबक को घुमा के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। तो इसी प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करना है, इसी प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात। अब जो बोले हैं उसको लिख रहे हैं, यहाँ देखो जो बोले हैं उसको यहाँ लिख दिए हैं। देख इसको पहले बोले माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है, देखिए माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है, फिर इसको बोले थे जिसमें दंड चुंबक एन एस को थीटा कोण बनाते रखें, दंड चुंबक एन एस को थीटा कोण बनाते रखें। दंड चुंबक का ध्रुव प्राबल्य एम है और प्रभावी लंबाई 2l। तो ये दंड चुंबक में ये याद ही रखते हैं, ध्रुव प्राबल्य एम और प्रभावी लंबाई एल है। दंड चुंबक पर दो बल, एक इधर बल एम बी लग रहा है और एक इधर बल एम बी, इधर एक बल एम बी इधर बल एम बी। तो दंड चुंबक पर दो बल एम बी कार्य करते किंतु विपरीत दिशा में, इसका दिशा इससे है इसके दिशा किंतु विपरीत दिशा में, अर्थात इसको एक वर्ड हम बोलना है तो क्या बोलते हैं बल युग्म, अर्थात एक बल युग्म का निर्माण करते हैं और यही बल युग्म इस दंड चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करते हैं। तो लिख दे यह बल युग्म दंड चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। तो ये तुम्हारा इसको समांतर लाने का प्रयास करता है, ये ऐसे गोल घुमाने की प्रयास करता है, जिससे प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न होते हैं। ये घूम रहे हैं, घूमना ही आघूर्ण बोलते हैं, जिससे प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण होते हैं। इसी का व्यंजक ज्ञात करनी। और प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण का सूत्र है प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण बराबर, ये सूत्र है 11वीं में पढ़े हो, नहीं कर रहे हो तो रटो। प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण बराबर एक बल इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, एक बल इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब यहां से बता रहे ये यहां से इस पे लंब डालें, एन से इस रेखा में लंब डालें, ये P बोल दिया, इस बिंदु को क्या बोला P। तो एक बल प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण, इसको तो टाउ से नोट करते हैं। एक बल mb ले लिया, एक बल mb, इस बल को लो या इस बल को लो, दोनों तो mb है। तो एक बल इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ये देखना है, ये बल इधर जा रहा है, ये बल इधर जा रहा है, ये तो मेरे हाथ को देखो, ये बल इधर है ना और ये बल ये, तो लंबवत दूरी ये वाला होगा। तो np देख, ए बल इधर
और ये बल इधर, मेरे हाथ को देखो तो लंबवत दूरी कौन हुआ, एन पी। तो ये एन पी, क्या बोल दिए, एन पी। अच्छा ये समीकरण एक बोल देना, समीकरण एक। अच्छा अब इस एन पी निकालना है, ये एन पी निकालना है। ये त्रिभुज में देखो एन एस पी, अब यहाँ काम करें, त्रिभुज एन एस पी में, त्रिभुज देख लो एन एस पी में साइन थीटा लगाओ, क्या लगाओ, साइन थीटा। साइन थीटा तुम्हारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा लंब देखो ये कोण है ना, कोण के सामने लंब होता है, तो एन पी लंब है, लंब कौन है, एन पी, और कर्ण कौन है, एन एस, तो कर्ण की जगह एन एस। कोण के सामने लंब होता है, लंब है एन पी, और कर्ण कौन सा है, एन एस, और एन एस का मान कितना है, 12। अब आगे साइन थीटा बराबर एन पी, एन एस के जगह 12 त्रिया गुना करें, तो एन पी बराबर, त्रिया गुना करें ना, 12 साइन थीटा, 12 साइन थीटा। अब एन पी का मान समीकरण एक में रखने पर, यहां लिख रहा हूं, एन पी का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, तो यहां देख लो ये टाउ, ये एम बी, तो ये टाउ बराबर एम बी, और एन पी के जगह क्या रखूंगा, 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। अब तुम लोग क्या करो, आगे ध्यान दो, एनपी के जगह 2l साइन थीटा रख देना, टाउ बराबर ये b को पीछे ले जाओ, m और ये 2l को सामने रख दिया, 2l और b को पीछे लिख दिया, b साइन थीटा। अच्छा तुम लोग एक वर्ड पढ़े हो, चुंबकी द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकी द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल एम, चुंबकी द्विध्रुव आघूर्ण किससे होता था, कैपिटल एम, और उसका सूत्र पढ़े m इंटू 2l, m इंटू 2l। तो ये जो m इंटू 2l, m इंटू 2l इसके जगह लिख देंगे a कैपिटल M और ये b साइन थीटा, कैपिटल M b साइन थीटा। तो ये तुम्हारा किसका व्यंजक आ गया, प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर m b साइन थीटा, और ये डायग्राम भी कंप्लीट हो गया। अच्छा तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले बना लेना। अच्छा 2019 15-12 में क्वेश्चन आया था, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य, कार्य का व्यंजक पूछा है, किए गए कार्य। और एक और क्वेश्चन बना रहे साथ में, स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। अगर कार्य का व्यंजक समझ आ गया तो स्थितिज ऊर्जा का 3 व्यंजक सेम है। प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण वो पिछले वीडियो में जाके देखना, और इस वीडियो में 2 एक साथ, कार्य और स्थितिज ऊर्जा, बस वर्ड ऐसे चलेगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक, अभी कार्य पूछा है, कभी बलयुग्म आघूर्ण पूछ देते, कभी स्थितिज ऊर्जा, ये वर्ड को बदलता, अभी कार्य की जगह क्या बोल देता, स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात करो, बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक, तीनों सेम लगते हैं, बस एक एक वर्ड याद रखना। बलयुग्म आघूर्ण उसके लिए व्यंजक, कार्य के लिए व्यंजक, स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। अच्छा मैं कार्य समझा रहा हूं, स्थितिज ऊर्जा लिखूंगा। ये तो तुमको बताया पिछले वीडियो में, ये जो लाइन खींचे हैं वो क्या बना रहा है, वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये दंड चुंबक है, और उसको देख, नॉर्मल में दंड चुंबक ऐसे रहता है, ऐसे। अब इसको थीटा कोण तक घुमाना है, ये कोण तक, पहले चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहता है ना, इसको कहाँ घुमाना है, थीटा कोण तक। तो अपने आप तो जाएगा नहीं, उसको घुमाने के लिए कार्य करना पड़ेगा, घुमाने के लिए कार्य, उसी कार्य का व्यंजक पूछा है। अब हम लोग ये थ्योरी लिख दे रहे हैं, देख एक समान चुंबकीय क्षेत्र B, ये तो दिख रहा है, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B, और ये दंड चुंबक है, उसके चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B और दंड चुंबक के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M के बीच का कोण थीटा, ये लिख दे। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B,
ये बी को लिखे, और दंड चुंबक के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम, और ये बी और एम के बीच का कोण कितना है, थीटा है। तो प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण, पुराना वीडियो में जस्ट व्यंजक लाए, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। अब आगे सुनो, कार्य निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, देख रियल में इसको थीटा कोण तक घुमाते, तो हम लोग पहले बोलते हैं पहले अल्प कोण घुमाने में कार्य निकालेंगे, पहले अल्प कोण घुमाने में कार्य निकालेंगे, फिर उसका समाकलन कर देंगे तो पूरा कार्य निकलेगा। पहले क्या बोला हूं, यहां से यहां तक घुमाने में कार्य निकालना है तो हम पहले बोलेंगे कि अल्प कोण घुमाते हैं, डी थीटा घुमा देंगे, फिर उसको कार्य निकालेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे तो पूरा कार्य। हमेशा कार्य ऐसे ही निकालते, पहले अल्प कार्य निकालो फिर उसका समाकलन करो तो पूरा कार्य निकालते। अब इस चीज को हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं ना, यहाँ लिखे देखो, दंड चुंबक को अल्प कोण डी थीटा घुमाने में किया गया अल्प कार्य डी डब्ल्यू। किसको, ये दंड चुंबक पहले ऐसे रहते हैं ना, छोटा सा डी थीटा कोण घुमाने में, तो अल्प कोण डी थीटा किया गया अल्प कार्य, छोटा सा कोण घुमाए हैं तो छोटा कार्य। अच्छा 11वीं में पढ़े हो, कार्य, कार्य होता है अल्प कार्य का सूत्र हो गया बल युग्म आघूर्ण इंटू विस्थापन, कार्य 11वीं में पढ़े हो, तो अल्प कार्य बराबर बल युग्म आघूर्ण इंटू विस्थापन। अल्प कार्य तो डी डब्ल्यू लिखेंगे, अल्प कार्य की जगह डी डब्ल्यू, फिर ये बराबर बल युग्म आघूर्ण ये लाया हूं एम बी साइन थीटा, तो बल युग्म आघूर्ण की जगह एम बी साइन थीटा, कितना कोण घुमा रहे हैं, डी थीटा, तो विस्थापन की जगह डी थीटा, तो अल्प कार्य की जगह डी डब्ल्यू, बल युग्म आघूर्ण की जगह एम बी साइन थीटा और विस्थापन की जगह डी थीटा। लेकिन मुझे तो यहाँ से जीरो, ये अभी ये इसके समांतर मतलब जीरो, जीरो से कितना कोण घुमाना है, थीटा कोण, जीरो से थीटा कोण घुमाने में इसलिए लिख दिया, जीरो से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। ये जीरो कोण में था ना, दोनों एक ही दिशा में थे, जीरो, जीरो से कितना कोण घुमाया, थीटा, तो जीरो से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, दोनों पक्षों में समाकलन लगा दिया। ये जो सूत्र है इधर भी समाकलन लगा दिया और इधर, और लिमिट क्या लिखा, देखो जीरो से थीटा, जीरो से थीटा, एम भी कांस्टेंट है तो बाहर कर दिया, तो इधर भी समाकलन, इधर भी समाकलन, एम भी कांस्टेंट है बाहर, लिमिट जीरो से थीटा। समाकलन डी डब्ल्यू का समाकलन डब्ल्यू होता है, समाकलन डी डब्ल्यू का डब्ल्यू, ये एम बी साइन थीटा का समाकलन, साइन थीटा का समाकलन कॉस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, याद रखना, साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा, लिमिट क्या है, जीरो से थीटा। अब ये माइनस को बाहर निकालेंगे तो W बराबर, माइनस बाहर निकालेंगे ना तो माइनस एम बी, और ये कॉस, ये थीटा माइनस बाहर निकाले तो माइनस एम बी, थीटा की जगह ऊपर लिमिट रखना है तो थीटा की जगह थीटा ही रखना है, फिर माइनस लगाना है, अब थीटा की जगह जीरो रखना है तो ये कॉस जीरो, थीटा की जगह पहले ऊपर लिमिट लगाए फिर माइनस लगाए, थीटा की जगह जीरो। अच्छा तुमको मालूम है ना कॉस जीरो एक होता है, कॉस जीरो एक, तो ये तुम्हारा W बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा, कॉस जीरो की जगह क्या होता है एक। अब ये क्या करना है, माइनस को अंदर गुणा करेंगे, ये माइनस का अंदर, तो माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस प्लस, माइनस अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस प्लस, ये प्लस हो गया तो इसको पहले लिख देंगे, तो W बराबर एम बी, ये प्लस हो गया तो इसको पहले लिख दिए, और ये माइनस हो गया तो इसको बाद में लिख दिए। तो ये जो आया ये कार्य का व्यंजक है, तुमको पूछा था ना कार्य का व्यंजक क्या है, तो कार्य W का व्यंजक है। अच्छा ये कार्य पूछे, मैं बोला हूं स्थितिज ऊर्जा भी पूछ सकते हैं, तो ध्यान देते रहो, सब सेम है। देखो स्थितिज ऊर्जा पूछेगा कि माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी, दंड चुंबक, द्विध्रुव आघूर्ण, ये पूरा सेम।
माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B दंड चुंबक के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M के बीच कोण थीटा। ये लाइन पूरा से, ये भी सेम। यहाँ क्या लिखा है, प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर mb sin थीटा। यहाँ भी क्या लिखा है, प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर mb sin थीटा। यहाँ लिखा है दंड चुंबक को, ये जो लाइन है इस लाइन को पढ़ो शुरू, यहाँ पर बस यहाँ है 0 से थीटा कोण घुमाने में किया जा रहा है। यहाँ 0 को हटा के π/2, बस एक फर्क है, यहाँ 0 है और यहाँ पे 0 पे हटा के क्या है π/2। अच्छा ये π/2 क्यों है, अब इसको समझा रहे, स्थितिज ऊर्जा को समझा रहे। मानक स्थिति, पहले मानक स्थिति को समझो। इधर देखो, ये विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र है और ये दंड चुंबक, जैसे चुंबकीय क्षेत्र और ये दंड चुंबक दोनों लंबवत है, दोनों लंबवत है। ये चुंबकीय क्षेत्र और ये दंड चुंबक दोनों लंबवत है, तो उसको मानक स्थिति कहते हैं। तो तुमको यहाँ एक परिभाषा लिखना पड़ेगा, मानक स्थिति। एक बार और सुनो, यदि चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र और दंड चुंबक परस्पर लंबवत है तो इसे मानक स्थिति कहते हैं। अब आगे ये मानक स्थितिज ऊर्जा क्या है, अब देख दंड चुंबक ऐसे है ना, तो दंड चुंबक को मानक स्थिति से घुमाकर वर्तमान स्थिति, ये तिरछा लाना ये वाला, तो दंड चुंबक को मानक स्थिति से घुमाकर वर्तमान स्थिति तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे ही स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। एक बार और सुनो, दंड चुंबक को मानक स्थिति से घुमाकर वर्तमान स्थिति तक लाने में जो कार्य किया जाता है इसे ही स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो दो परिभाषा लिखना है, मानक स्थिति और स्थितिज ऊर्जा, और ये पूरा सेम, तो ये तुम लिख लेना, और ये पूरा सेम। बस कोण π/2 क्यों हुआ, अभी देख पहले ऐसे रहता था तो 0 से थीटा घुमाए थे, यहाँ पर हम लोग कहाँ से 0 से थीटा, क्योंकि पहले ऐसे था उसको घुमा के यहाँ तक ले गए तो 0 से थीटा, अभी यहाँ से ऐसे घुमा रहे थे तो लंबवत है, लंबवत मतलब π/2 से, तो π/2 से थीटा को घुमाने में किया गया कार्य। अच्छा अब आगे ध्यान दो, वो 0 यहाँ पर जो है वो पूरा सेम रहेगा, 0 के जगह π/2 है, देखो 0 के जगह π/2 है, यहाँ 0 रखना था तो यहाँ π/2 रखा है, और cos π/2 का मान 0 होता है। अब cos π/2 का मान 0 कहानी खत्म, तो ये -mb cos थीटा, स्थितिज ऊर्जा बराबर, यहाँ बोला गया जो कार्य किया जाता है उसे स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा बराबर किया गया कार्य, स्थितिज ऊर्जा को u से दर्शाते हैं, बराबर -mb cos थीटा। तो ये तुम्हारा कार्य का भी हो गया, स्थितिज ऊर्जा का भी हो गया। बस दो परिभाषा तुम लिख लेना, मानक स्थिति, भूल जाते थे एक बार और बोले, मानक स्थिति, ये चुंबकीय क्षेत्र और ये दंड चुंबक एक दूसरे के लंबवत है तो इसे मानक स्थिति कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा, दंड चुंबक को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे ही स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये दोनों परिभाषा लिख लेना, ताकि ये दोनों एक ही समान है, बस फर्क है वहां 0 और यहाँ π/2। तो स्क्रीनशॉट ले लो, बना लो। अच्छा 2022-21 में आए सवाल है इन्हीं से, देखो 22 में, 21 में, 22 में मोस्ट एमपीआई, आज 21-22 में आया ही सवाल पढ़ेंगे। देख क्या लिखा है, भू चुंबकीय तत्वों के नाम लिखे एवं परिभाषित कीजिए, ऐसे आया था 2022। नमन कोण, नति कोण की परिभाषा लिखे 2022 से 2021 से सी। अच्छा ये क्या चीज है उनको समझने जा रहे हैं, छोटे छोटे टॉपिक है, छोटे छोटे, बड़ा चीज नहीं, ठीक है। तो तुम लोग जानते हो पृथ्वी, ये पृथ्वी, उसमें एन ध्रुव है और एस ध्रुव, मतलब पृथ्वी एक चुंबक है, इसीलिए तो उसको पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव, तो पृथ्वी एक चुंबक है और पृथ्वी के इस चुंबकत्व को पार्थिव चुंबकत्व कहते हैं। पृथ्वी एक चुंबकत्व है, चुंबक है, तो पृथ्वी के इस चुंबकत्व के गुण को क्या बोलते हैं, पार्थिव चुंबकत्व।
अगर तुमको पार्थिव चुंबकत्व तो किसे कहते थे ये लिख देना, ये लिख दे, पृथ्वी एक चुंबक की भांति कार्य करता है, तो पृथ्वी के इस चुंबकत्व को ही पार्थिव चुंबकत्व कहते हैं। अच्छा, अब ये पृथ्वी के किसी स्थान में, पृथ्वी के किसी स्थान में चुंबकीय गुणों का अध्ययन करना है, पृथ्वी के किसी स्थान में चुंबकीय गुणों का अध्ययन करना है, तो जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उसे हम लोग भूचुंबकत्व कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? भूचुंबकत्व। जैसे मैं रायपुर में रहता हूँ, मेरा रायपुर में कोचिंग सेंटर है, रायपुर में ही हूँ, तो यहाँ पर चुंबकीय गुण का अध्ययन करना है, तो जिन तत्वों का उपयोग किया जाएगा अध्ययन के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? भूचुंबकीय तत्व। क्या बोलेंगे? भूचुंबकीय। यहां देखिए, किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान, जैसे यहां पर रहता है इस स्थान पर, तो किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व के अध्ययन के लिए, पृथ्वी के चुंबकत्व के अध्ययन के लिए जिन तत्वों की उपयोग की जाती है, इन तत्वों को ही भूचुंबकीय तत्व कहते हैं। और ये तत्व निम्न है: दिक्पात कोण, नमन कोण और पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता। दिक्पात कोण, नमन कोण, पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता। और ये तीनों रट लेना मोस्ट टाइम की परिभाषा है। चलो समझा रहे। दिक्पात कोण समझाने जा रहे हैं, उससे पहले दो वर्ड को समझो। चुंबकीय याम्योत्तर, एक वर्ड है चुंबकीय याम्योत्तर, दूसरा वर्ड है भौगोलिक याम्योत्तर। अच्छा, मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, पहले चुंबकीय याम्योत्तर को समझा। ये पृथ्वी का उत्तर दिशा है, इस साइड को बोल रहा हूं, पृथ्वी का उत्तर दिशा, और इस साइड को दक्षिण दिशा। ये पृथ्वी का उत्तर दिशा और ये दक्षिण दिशा। अगर चुंबक को धागे में बांध कर लटकाऊं, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाऊं, चुंबक को धागे में बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाऊं, तो तुम जानते हो चुंबक हमेशा किधर रुकता है? उत्तर दक्षिण दिशा में। किस दिशा में रुकता है? उत्तर दक्षिण। तो ये चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हुआ, तो ये जो चुंबक का अक्ष है, इसके ये लंबवत तल, ये वाला, ये दिख रहा है ना, ये लंबवत तल, इसको हम लोग चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। क्योंकि पृथ्वी का ये उत्तर दिशा और ये दक्षिण दिशा, उसी में चुंबक रुकता है। और ये जो चुंबक के अक्ष के लंबवत तल, ये जो तल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय याम्योत्तर। तो चुंबक के अक्ष के लंबवत तल को चुंबकीय याम्योत्तर। तो ये चुंबकीय याम्योत्तर वर्ड क्लियर हो गया। एक वर्ड है भौगोलिक याम्योत्तर। अब भौगोलिक याम्योत्तर क्या है? देखो, ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो ये दोनों ध्रुव को मिलाने वाली ये जो अक्ष है या रेखा है, इसके लंबवत तल को, ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, इसको मिलाने वाली रेखा, उसको, उसके लंबवत अक्ष को क्या हम बोलते हैं? हम लोग भौगोलिक याम्योत्तर। देख, तो चुंबकीय याम्योत्तर अलग है, चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक लटका, तो इसके अक्ष के लंबवत तल को हम लोग क्या बोले? चुंबकीय याम्योत्तर। और पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली तल, अक्ष मतलब रेखा के लंबवत तल, ऐसे वाला तल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भौगोलिक याम्योत्तर। और हाँ, ये तुम्हारा चुंबकीय याम्योत्तर बना दिए, ये तुम्हारा भौगोलिक याम्योत्तर। तल है ना, इसलिए ऐसे तल बनाए हैं। तो और ये दोनों के बीच ये जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है, इसी को हम लोग दिक्पात कोण कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? दिक्पात कोण। और इसको हम लोग अल्फा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? अल्फा। ये दिक्पात कोण है। तो हम लोग लिख दिए हैं, देख, किसी स्थान पर, किसी स्थान पर, एक वर्ड है चुंबकीय याम्योत्तर, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बने कोण, के बीच बने कोण को उस स्थान का दिक्पात कोण कहते हैं। अब यहां पर बोला गया उस स्थान का दिक्पात कोण बोलते, उस स्थान का दिक्पात, मतलब इसका अलग अलग स्थान में मान अलग अलग होता है। जैसे मैं रायपुर में रहता हूं तो यहाँ दिक्पात कोण अलग होगा,
बिलासपुर का दिक्पात कोण अलग होगा, जगदलपुर का दिक्पात कोण अलग होगा, इसलिए बोला गया इसे उस स्थान का दिक्पात कोण कहते हैं। इसका मान अलग अलग स्थानों में अलग अलग होता है, इसे अल्फा से दर्शाते। तो ये दिक्पात कोण हो गया। अच्छा, इसके बाद तुम्हारा एक होता है, ये दिक्पात कोण समझा दिए। अब नमन कोण क्या है? अब नमन कोण को ध्यान से सुनते रहना। ये जो है पृथ्वी का क्षैतिज तीव्रता एच से दर्शाते हैं। ये पृथ्वी का क्षैतिज तीव्रता, ये वाला लाइन, और ये वाला लाइन को पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर तीव्रता, ये पृथ्वी का क्षैतिज तीव्रता और पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर तीव्रता और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का परिणामी तीव्रता है। ये जो खींच रहा हूं, ये लाइन खींच रहा हूं, इस लाइन आई को क्या बोलते हैं? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिणामी तीव्रता। तो इस लाइन का नाम है, एक बार लिख दे, भूल जाओगे, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिणामी तीव्रता, इस लाइन का मतलब है। आई को किससे नोट करते हैं? बोले आई का नाम क्या है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिणामी तीव्रता, और इसको क्या बोला था? पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता। इनके बीच जो कोण बनते हैं, तो ये तुम्हारा नमन कोण। तो हम बोल रहे कि किसी स्थान पर इस लाइन का नाम क्या है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिणामी तीव्रता और पृथ्वी के क्षैतिज तीव्रता के बीच बने कोण को नमन कोण या नति कोण कहते हैं। तो ये वाला कोण याद रखना ना। अच्छा, तुम ये डायग्राम बना देना, और इसको किस नाम से जाना जाता है? बोला था नमन। ये तो दिक्पात कोण, और ये कौन सा कोण है? नमन कोण। ये डायग्राम बना के नाम लिख देना। तो ये दिक्पात कोण भी हो गया, ये नमन कोण हो गया। अब है ठीक है पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता। तो ये देखिए, ये जो परिणामी तीव्रता के क्षैतिज घटक, इधर वाला घटक, कोई हम लोग पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता ऐसे बोल देना, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता का, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परिणामी तीव्रता का क्षैतिज घटक, इधर वाला घटक, कोई हम लोग क्या बोला जाता है? पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता। तो ये तुम्हारा तीनों का याद रखना परिभाषा, दिक्पात कोण, नमन कोण, पृथ्वी की क्षैतिज। अब नमन कोण का परिभाषा लिख देना और पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता, और ये डायग्राम याद रखना, ठीक है? जो बोले थे वो लिख दिए थे। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परिणामी तीव्रता, ये लिखे ना, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परिणामी तीव्रता, ये जो परिणामी तीव्रता ये कौन है? ये क्षैतिज के साथ जो कोण बनाते हैं, क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है उसे नमन कोण कहते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं? थीटा से। ये नमन कोण लिख देना। अब हेडिंग है पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता। तो ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परिणामी तीव्रता, यही वर्ड लिखे, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परिणामी तीव्रता का के ये क्षैतिज घटक और ये ऊर्ध्वाधर घटक, तो इधर वाले को बोलते हैं क्षैतिज घटक को ही पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता कहते हैं। ये जो क्षैतिज घटक को पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता कहते हैं, इसे एच से दर्शाते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, आईएमपी ये पूछा था, ये जो एच, ये आई, ये वी और ये थीटा, एच आई वी थीटा में संबंध, तो इसके नेक्स्ट आगे वो क्वेश्चन बना दें। ये क्वेश्चन लिखे, भूचुंबकत्व के विभिन्न घटक में संबंध स्थापित कीजिए 2021 सेट बी और सिद्ध कीजिए कि टेन थीटा वी बटे एच या दूसरा आई स्क्वायर एच स्क्वायर वी स्क्वायर, ये छत्तीसगढ़ 2022 सेट सी में आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन, तो ये या तो ये पूछ देता है या तो ये पूछ देता है। अच्छा, ये डायग्राम नहीं मिटा है ना, इसी से समझाएंगे। अच्छा, एक मिनट ध्यान से सुनो, ये वाला जो ये हरा कलर में लिखा गया उसको मिटा रहा हूं, ये मिटा रहा हूं। तो ये जो बाकी जो चित्र है, ये चित्र है, हाँ
ये मिटा दिया, हरा कलर में था वो मिटा दिया। अब ये उसका चित्र है। अब देख मैं यहाँ लिख दिया, उसका आंसर लिखे चित्र बनाना। तो ये चित्र को यहाँ तुम बनाना, ये चित्र को यहाँ तुम बनाना। उन्हें क्या क्या है, मैं यहाँ बोला था ये जो आई है वो क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिणामी तीव्रता। आई क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिणामी तीव्रता। यहाँ लिख दिया आई बराबर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिणामी तीव्रता। और ये एच है, आई का इधर घटक करेंगे तो क्षैतिज घटक, इधर घटक करेंगे तो वो ऊर्ध्वाधर घटक। तो एच जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, एच पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो ये जो एच है वो क्षैतिज घटक है, और इधर वाले को क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर घटक। तो V है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक। और ये जो थीटा है वो जानते हो नमन को, तो ये थीटा है नमन। वो चित्र बना लेना और ये लिख देना। अब आगे ध्यान से सुनो, आई, ये जो आई इसके साथ क्या बना रहा है, कोण। तो आई के क्या होंगे, दो घटक, यहाँ नीचे लिखेंगे आई के दो घटक होंगे, आई के दो घटक होंगे। पहला क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक एच, क्षैतिज घटक एच। देखिए ये क्षैतिज घटक, और इसको किस नाम से जाना जाता है, एच। और तुम जानते हो कि इसके साथ ये आई इसके साथ कोण बना रहा है, तो इधर वाला घटक होगा आई कॉस थीटा, जिसके साथ कोण बनाता है वो कॉस थीटा, और अपोजिट वाला आई साइन थीटा, जिसके साथ कोण बनाता है वो कॉस थीटा, और अपोजिट वाला इसका घटक तोड़ने जा रहे ना, इसके साथ कोण बना रहे वो कॉस थीटा, और अपोजिट वाला क्या होगा, साइन थीटा। इसलिए लिख दे क्षैतिज घटक, वो क्षैतिज घटक में कौन है, आई कॉस थीटा। दूसरा ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक तो V से नोट हुआ है ऊर्ध्वाधर, और वो आई साइन थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक आई साइन थीटा। अब एक काम करो, इसको समीकरण 1 बोल लो और ये समीकरण 2, इनको भाग दे दो। समीकरण 1 भागित 2, दोनों को भाग दे देना, समीकरण 1 और 2 को। तो 1 भागित 2 मान 2 भागित 1 करो, 2 भागित 1, 2 में 1 हो तो ये V बटे H हो जाएगा, V बटे H। और इधर देखो I साइन थीटा बटे I कॉस थीटा, I साइन थीटा बटे I कॉस थीटा। I और I कट गए, V बटे H, I और I कट जाएंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा तुम पढ़े हो टेन थीटा होता है, छोटे क्लास में 10वीं पढ़े हो। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। या इसको जमा के लिख दो, टेन थीटा बराबर V बटे H। यही सिद्ध करना था, ये प्रूव्ड है। पहला टेन थीटा बराबर V बटे H, ये सिद्ध करना था। अब दूसरा सिद्ध करने जा रहा हूं, आई स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस, समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ दो। समीकरण 1, एक काम करता हूं, तुम लाइन से बनाना, इसके नीचे ये बनाना, मैं यहां बना रहा हूं। अब दूसरा समीकरण 1 तथा 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ना, वर्ग करके जोड़ना, तो इसको वर्ग करोगे तो एच स्क्वायर, इसका वर्ग करोगे V, ये तुम्हारा एच स्क्वायर प्लस V स्क्वायर बराबर, इधर वर्ग करोगे तो आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इधर वर्ग करोगे आई स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और जोड़ना है ना तो धन आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा एच स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन कौन है, आई स्क्वायर, यहाँ भी आई स्क्वायर और यहाँ भी आई स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, एच स्क्वायर V स्क्वायर आई स्क्वायर। और ये तुम लोग पढ़े हो सर्व समीकरण 10वीं में, इसका मान होता है 1,
तो एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर इंटू 1 आई स्क्वायर, या आई स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यही सिद्ध करना। तो यहाँ पर बोला है भू चुंबकत्व के विभिन्न घटकों में संबंध, तो ये संबंध स्थापित करना था और यहाँ बोला सीधा ये सिद्ध करो। तो तुम्हारा 3 नंबर से ज्यादा नहीं आता ना, तो तुम ये डायग्राम बनाना, पहले चित्र यहाँ लिख दो, चित्र बनाना, फिर इन लोगों को लिख लेना, फिर समीकरण 2/1 तो tan थीटा सिद्ध हो जाएगा और वर्ग करके जोड़ना तो ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो, बना लो। अच्छा लगा। धारावाही लूप के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक, धारावाही लूप के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक 2020 से सी में पूछा था। ये सूत्र ये लाना है, m बराबर आइए क्या पूछा था, सिद्ध कीजिए कि धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उस लूप में प्रवाहित धारा, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मतलब m, उस लूप में प्रवाहित धारा मतलब I, लूप का क्षेत्रफल मतलब a, इन दोनों का गुणा हो रहा है, गुणनफल के बराबर, मतलब m बराबर I ये सिद्ध कीजिए, ना बोल कैसे घुमा दिया था। तो 2020 से अब ये क्या चीज, सबसे पहले लूप क्या है, लूप ये देखिए ये लूप है, क्योंकि यहाँ से चालू भी पूरा बंद हो गया तो लूप, ये भी लूप है ऐसा, क्योंकि यहाँ से चालू कर ये राउंड हो गया, एक राउंड हो गया वो लूप, जो राउंड में रहता है वो लूप, और इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है धारा, तो इसको धारावाही लूप बोलेंगे, क्या बोलेंगे धारावाही लूप। जैसे इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है तो धारा प्रवाहित हो रहा है इसलिए धारावाही लूप, और धारावाही लूप में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, अब मैं इस ये लूप को ले रहा हूँ, ले लेता हूँ, माना धारावाही लूप में वामावर्त, क्या लिखा हूँ वामावर्त, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा, तो घड़ी ऐसे चलता है, हम लोग ऐसे धारा प्रवाहित करें, तो वामावर्त किस दिशा में, वामावर्त में धारा प्रवाहित, एक बोलते माना धारावाही लूप में वामावर्त दिशा में आई धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो यह लूप, ये जो इसे लूप लिए देख रहे हैं, ये लूप, ये जो लूप है इसका ऊपरी तल, देखिए एक ऊपर तल बनेगा और एक क्या बनेगा नीचे, तो ये जो लूप का ऊपरी तल उत्तरी ध्रुव के भांति और ये निचला तल दक्षिणी ध्रुव की भांति, ये लूप में 2 तल है ना, ये ऊपरी तल उत्तरी ध्रुव की भांति और ये निचला तल दक्षिणी ध्रुव की भांति कार्य करता है, मतलब ये जो लूप है वो एक चुंबक की भांति कार्य करता है, मतलब इसको तुम क्या बोल सकते हो चुंबक, क्योंकि इसमें उत्तरी ध्रुव बन गया और ये क्या है दक्षिणी ध्रुव। अब ये चुंबक है तो उसी का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबक बन गया तो क्या है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसमें बोल के धारावाही लूप में वामावर्त दिशा में धारा प्रवाहित करते हैं तो लूप का ऊपरी तल उत्तरी ध्रुव की भांति और निचला तल दक्षिणी ध्रुव की भांति कार्य करता है, तो ये जो लूप है वो एक चुंबक की भांति कार्य करता है, तो इसके चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करना। इस चीज को यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख दिए हैं, देखो माना लूप में वामावर्त दिशा में आई धारा प्रवाहित हो रहा है, ये वामावर्त दिशा में आई धारा प्रवाहित है, तो लूप का ऊपरी तल, ये जो लूप है ना उसका ऊपरी तल उत्तरी ध्रुव और निचला तल दक्षिणी ध्रुव, ये लिखिए लूप का ऊपरी तल उत्तरी ध्रुव तथा निचला तल दक्षिणी ध्रुव की भांति कार्य करता है। तो यहाँ 2 ध्रुव हो गए, उत्तरी ध्रुव और नीचे क्या बन गया एक उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव, तो यह लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव है और चुंबकीय द्विध्रुव है तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करना है। चुंबकीय द्विध्रुव बन गया तो क्या बात करना है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक। अब एक और लिख दे रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण, इसको समझा रहे। अब ये चुंबकीय क्षेत्र बना दिए, ये चुंबकीय क्षेत्र है और इस चुंबकीय क्षेत्र में ये धारावाही लूप पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण, कैसे बलयुग्म लगेगा देखो ना, ये तुम लोग बाएं हाथ का नियम जानते हो, चुंबकीय क्षेत्र इस साइड है और धारा नीचे है, चुंबकीय ये देखो
ये चुंबकीय क्षेत्र बताते, ये धारा के दिशा और ये बल, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये धारा, ये बल। चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, धारा यहाँ देखो नीचे, तो ये ऊपर, तो इसमें जो बल लग रहे हैं ऊपर लग रहे हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, धारा ऊपर है, देखो धारा इधर तीर लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र ये धारा, तो अंगूठा अंदर गया, तो बल किधर लग गया, अंदर, यहाँ अंदर। तो देख यहाँ ऊपर बल लग रहा है, जैसे मेरा हाथ है, सोचो यहाँ ऊपर बल लग रहा है और यहाँ अंदर, तो ये घूमने लगेगा, ये क्या लगेगा, घूमने लगेगा। और घूमने लगा मतलब ये आघूर्ण बल, वही लिखते चुंबकीय क्षेत्र में, ये चुंबकीय क्षेत्र है, धारावाही लूप पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण। आघूर्ण क्यों बताया, इसमें किधर बल लगेगा, ऊपर, और इधर किधर लगेगा, नीचे, तो इसके कारण ये क्या होगा, घूमेगा, तो वही आघूर्ण। ये आघूर्ण का सूत्र आया है I/A/B sin थीटा। अब इसमें I क्या चीज है, लिख दे, जहां I धारावाही लूप में प्रवाहित धारा है, I। A क्या चीज है, धारावाही लूप का क्षेत्रफल। B क्या है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र हो, और थीटा क्या है, I और B के बीच का कोण, थीटा कोण यहाँ लिखा गया, तो थीटा क्या, I और B के बीच का कोण। अब एक चीज और, हम लोग इस चैप्टर में पढ़े, चुंबक जो रहता है, चुंबक पर बलयुग्म आघूर्ण लगता है, प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण, क्योंकि चुंबक में दो ध्रुव रहते हैं, और दो ध्रुव में इस चैप्टर में पढ़े प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण। अब उस चीज को लिख रहा हूं, ठीक है, चुंबक का बल, प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण, चुंबक का प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण इस चैप्टर में पढ़े हैं, वो लाए थे टाउ बराबर mb sin थीटा। ये व्यंजक आया हुआ था, ये सिद्ध किए, व्यंजक आया हुआ था समीकरण 2। तो चुंबक क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि भाई इसमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो चुंबक का प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर mb sin थीटा, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, क्योंकि यहां भी टाउ ही निकाले थे, बल आघूर्ण ही निकाले, यहां भी आघूर्ण निकाले हैं, तो समीकरण 1 और 2 से दोनों को बराबर कर देता हूं, I/A/B sin थीटा। देख की तुलना, देख की तुलना कर रहे हैं ना, तुलना। अच्छा यहां पर देखो, ये भी टाउ, B sin थीटा यहाँ भी, B sin थीटा यहाँ भी है, बस यहाँ IA है और यहाँ M, तो M बराबर IA, यहाँ M और यहाँ A, तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ टाउ है, यहाँ भी टाउ है, B sin थीटा, तो यहाँ M और यहाँ IA, तो M बराबर IA, यही सिद्ध करना था, M बराबर IA, M बराबर I। और ये क्वेश्चन वही बोले, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये M, उस लूप में प्रवाहित धारा मतलब I और लूप का क्षेत्रफल मतलब A के गुणनफल के बराबर हो। अच्छा ये क्वेश्चन फिर आता है, तो ये सिद्ध कीजिए को हटा देना, और ये पूरा वर्ड को यहाँ लिख देना, तो सिद्ध हो गया। इस सिद्ध कीजिए को हटा देना, ये पूरा वर्ड को यहाँ लिख देना, तो स्क्रीनशॉट ले लो। एक क्वेश्चन है, नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक है छत्तीसगढ़। देख नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक छत्तीसगढ़ 2021 में आया था, बता रहे क्या चीज है। इधर देखो एक वर्ड है चालक तार, ये क्या है, चालक तार, और इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, धारा बह रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, ये चालक तार है, इसमें धारा बह रहा है, धारा बह रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं मतलब धारा बह रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। धारा बह रहा है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, या इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तो धारा बह रहा है। अब आगे इस क्वेश्चन में आते हैं, नाभिक के चारों परिक्रमा, भाई ये नाभिक है, नाभिक के यहाँ बना रहा है, ये नाभिक है, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन वृत्तीय गति में परिक्रमा करते हैं, तुम जानते हो
नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय गति में परिक्रमा, मतलब इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं मतलब धारा बह रहा है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं मतलब धारा बह रहा है, तो इसको हम लोग धारावाही लूप मानेंगे, धारावाही लूप। अच्छा, पिछले वीडियो में बताए थे धारावाही लूप में ये जैसे धारावाही लूप है तो ये दिख रहा है ना, ये तो ये उस एक तल में उत्तरी ध्रुव बन जाता है और ये तल दक्षिण ध्रुव, इसके दो तल है, एक इधर वाला और एक पीछे से वाला, एक तल उत्तरी ध्रुव बनता है, एक तल दक्षिण ध्रुव, मतलब ये चुंबकीय द्विध्रुव बन जाता है। क्या बन जाता है? चुंबकीय द्विध्रुव। पिछले वर्ग में यही धारावाही लूप व्यंजक बनवाए थे, तो चुंबकीय द्विध्रुव, और चुंबकीय द्विध्रुव बन जाता है तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक पूछे, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक। तो हम एक बार और रिपीट करें, क्या लिखेंगे? नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय मार्ग में परिक्रमा करता है, तो यह एक धारावाही लूप है और धारावाही लूप चुंबकीय द्विध्रुव की भांति कार्य करता है और इसके चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करना है। जो बोले हैं ये लिख रहे, देखो देखो यहाँ लिख है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय मार्ग में परिक्रमा करता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय मार्ग में परिक्रमा करता है, अतः इसे धारावाही लूप मान सकते हैं। इसको क्या मान सकते हैं? धारावाही लूप, धारावाही लूप मान सकते हैं। और धारावाही लूप यहाँ देखिए, धारावाही लूप मान सकते हैं। धारावाही लूप किसके समान रहता है? चुंबकीय द्विध्रुव। वही लिखिए, धारावाही लूप चुंबकीय द्विध्रुव की भांति कार्य करता है और चुंबकीय द्विध्रुव की भांति कार्य करता है तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक, अतः इसकी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करें। अब आगे का थ्योरी सुनो। माना m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन, m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन v वेग से, m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन v वेग से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है। तो ये पहले बोला m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन, m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन v वेग से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है और इसका एक चक्कर लगा रहे हैं, एक चक्कर लगाने मतलब परिक्रमण काल, और इसका परिक्रमण काल t है और एक चक्कर में लगाने का समय t है। चलो इस देखो ये लिख दिए, माना m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन, यहाँ बोले थे माना m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन v वेग से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में परिक्रमा कर रहा है। लिखे माना m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन, m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन v वेग से, तो v वेग से r त्रिज्या के मार्ग में परिक्रमा कर रहा है और परिक्रमण काल t है, इसका परिक्रमण काल t है। अच्छा, बचपन का सूत्र पढ़े हो, सूत्र लिख रहा हूं, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, या क्रिया गुणा कर दो, क्रिया गुणा कर दो मतलब समय और चाल के आपस में चेंज कर दो, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। अच्छा, आगे का सुनो ना, एक पूर्ण चक्कर, यहाँ पर क्या लगता है? एक पूर्ण चक्कर, तो एक पूर्ण चक्कर, एक पूर्ण चक्कर में, एक पूर्ण चक्कर में समय को परिक्रमण काल या आवर्त काल बोलते हैं। समय को क्या बोलते हैं? परिक्रमण काल, परिक्रमण काल। अच्छा, एक पूर्ण चक्कर हो गया ना, तो कितना दूरी तय किया? परिधि के बराबर, यहां से पूरा राउंड लगाया तो कितना दूरी तय किया? परिधि, तो ये क्या हो गया? परिधि। दूरी के जगह, समय के जगह परिक्रमण काल, एक राउंड में हो गया तो परिक्रमण काल, दूरी के जगह परिधि, और चाल तो 40 रहेगा। अब आगे देखो, परिक्रमण काल को 30 से नोट कर रहे हैं, परिधि त्रिज्या आ रहा है तो परिधि इसका 2 पाई r और चाल v से, तो क्या निकल गया? t निकल गया। अच्छा, एक चीज और सुनो, मैं बोला था इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे मतलब धारा का निर्माण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे मतलब धारा का निर्माण। तो यहाँ लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन के गति से, इलेक्ट्रॉन के गति से धारा का निर्माण होता है,
धारा का निर्माण होता है। हो गया। और तुम लोग सूत्र पढ़े हो विद्युत धारा में, धारा बराबर आवेश बटे समय, धारा बराबर आवेश बटे समय, धारा बराबर आवेश बटे समय। धारा आई से आवेश इलेक्ट्रॉन है, आवेश कौन गति कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। ई समय की जगह टी और टी का मान रखते, चलो टी का मान रखने पर टी की जगह रखोगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा? ई बटे टी की जगह रखोगे 2 पाई आर बटे वी। टी की जगह क्या रखोगे? यहाँ देख आई बराबर ई बटे टी के जगह मान रखिए, ये पलटी हो जाएगा, या यहां बना रहा हूं आई बराबर ये v नीचे सबसे ऊपर जाएगा तो ई वी बटे 2 पाई आर, ये तुम्हारा आई निकल गया। अच्छा तुम लोग जानते हो, पिछले वीडियो में पढ़े हो ना, चुंबकी द्विध्रुव आघूर्ण, इसी का व्यंजक निकालना है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम बराबर आई ए होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम बराबर आई ए होता है। इसमें आई का मान रख देते हैं, आई का मान रखने पर, चलो आई का मान रख देते हैं तो एम बराबर आई कितना निकाले हो? ई बटे वी 2 पाई आर ए, 2 पाई आर ए। अच्छा एक चीज सुनो, ए मतलब इसका क्षेत्रफल, तो ए बराबर पाई आर स्क्वायर रखने पर, ए बराबर पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका क्षेत्र वृत्त है ना, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ए बराबर क्या रख दोगे? पाई आर स्क्वायर। अब मैं यहां बना रहा हूं एम बराबर ई वी बटे 2 पाई आर, और ए की जगह क्या रखोगे? पाई आर स्क्वायर। एक आर और एक आर कट गया, पाई और पाई कट गया, अब क्या क्या बचे? ई वी आर, ई वी और एक ठोक आर, और बचेंगे 2। तो यही है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक। ये जो लाए हैं वो क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक। तो तुम लोग 1-2 बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और बना लो। अच्छा लगा मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।